हेलो हेलो हेलो, हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। लेक्चर तो 4 होगा ना हमारा तो आज, ठीक है। कहाँ पर है वो? हाँ आ जाओ सारे के सारे। देखो कल कितना करा दिया था, ठीक है। लास्ट बताओ जरा, लास्ट मैंने कहाँ किया था? स्नैप्स स्टार्ट करना है आज ना? नहीं अच्छा, उससे पहले कंडक्शन पूरा हो गया था। अब सुन लो, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स कल मैंने स्टार्ट कर दिया था और लगभग एंड भी हो गया था। आज सिनेप्सिस वाली बात होगी। सुन लो पहले, सबसे पहले कल मैंने बताया था ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, एकदम एकदम पूरा फोकस करके सुन लेना एक बार, है ना, एक बार दिमाग के अंदर वो सेट हो जाए। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में दो सिस्टम थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आ जाते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व विच कनेक्ट सीएनएस टू बॉडी ऑर्गन। सीएनएस टू बॉडी ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन वॉलेंट्री भी हो सकते हैं, ऑर्गन इनवॉलेंट्री भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर वॉलेंट्री ऑर्गन से ये कनेक्ट कर रहा है, वॉलेंट्री जो आपके कंट्रोल में है, तो एसएनएस बोलेंगे। इनवॉलेंट्री ऑर्गन से कनेक्ट कर रहा है तो इसको एएनएस बोलेंगे, और एएनएस को वीएनएस भी बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्लियर है बिल्कुल? क्योंकि एएनएस के अंदर वो ऑर्गन होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, इनको विसरल ऑर्गन भी बोलते हैं। विसरल ऑर्गन जो हमारी विसरा में मिलते हैं। क्लियर बिल्कुल? तो एक इस तरीके से इसको विसरल नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हो, ठीक है। अब मैंने बताया था दो टाइप के नर्व होते हैं जो सिग्नल लाते हैं और सिग्नल लेके जाते हैं। सिग्नल ला रहे हैं, आ रहे हैं, क्या बोलोगे? लेके जा रहे हैं। यहां तक कोई डाउट है? और एफरेंट ईफरेंट में मैंने बताया था ई फॉर एग्जॉस्ट, ठीक है। एग्जॉस्ट लगाते हो ना बाहर निकालने के लिए, तो लेके जा रहा है वो ईफरेंट है, आ रहा है वो एफरेंट है। इसमें तो कोई डाउट है नहीं, यहां तक कोई डाउट? क्लियर था ना बिल्कुल? ठीक है। फिर मैंने बताया था कि अगर मैं बात करता हूं एसएनएस की, तो एसएनएस के अंदर मैंने बताया था मानो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहां से सिग्नल कहां जाएगा? इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री मसल्स के पास। वॉलेंट्री के मसल्स का मतलब स्केलेटल मसल्स के पास। तो सिग्नल जाता है, क्योंकि मैंने बताया था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन स्पेशली स्केलेटल मसल्स के अंदर एक ही टाइप के न्यूरॉन होते हैं, मोटर। मोटर, तभी इसको मोटर एंड प्लेट और मोटर यूनिट मैंने नाम दिया था, याद आ गया होगा कुछ कुछ आपको। हाँ, तो मैंने इतना बताया था आपको, उसमें समझ में आ रहा होगा मोटर एंड प्लेट क्या होता है, मोटर यूनिट क्या होता है। इसमें क्लियर था बिल्कुल? तो यानी अगर मैं बात करूं कि एसएनएस, तो एसएनएस में एफरेंट नर्व फाइबर होंगे, इफरेंट नर्व फाइबर होंगे एसएनएस के केस में। जा रहा है, जा रहा है। फिर तुम एफरेंट क्यों बोल रहे हो? इफरेंट, एफरेंट बोली थी तू अभी। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एफरेंट और इफरेंट में कंफ्यूजन तो नहीं है ना? यार एक बात याद रखो, ई फॉर एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट लगाते हैं, समझ रहे हो, बाहर निकालना। ए फॉर एंट्री, ऐसे याद रख लो, ठीक है। एक याद रख लो, एग्जॉस्ट बाहर निकालना, ठीक है। बाहर निकालना यानी सिग्नल लेके जाना। तो यहां तक कोई डाउट था? फिर मैंने कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स की बात की थी। कंडक्शन की अगर बात करते हैं तो मैंने सबसे पहले बताया था कि जो नर्व सेल होते हैं और मसल सेल होते हैं वो एक्साइटेबल होते हैं। कैसे होते हैं? एक्साइटेबल। क्यों होते हैं ये एक्साइटेबल? क्योंकि इनके पास पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल मतलब चार्ज। जो पोटेंशियल रखते हैं, चार्ज रखते हैं, वो एक्साइटेबल सेल हैं। तो दो ही टाइप के सेल मैंने एक्साइटेबल सेल बताए थे, एक तो मैंने बताया था मसल सेल, दूसरा बताया था नर्व सेल। क्योंकि पोटेंशियल का मतलब है इनकी सरफेस पर चार्ज होता है भाई, बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो रेस्टिंग कंडीशन में नर्व का कितना आता है? -70 मिली वोल्ट। तो चार्ज है, मतलब ये नॉर्मल सेल नहीं है, ये एक्साइटेबल सेल है। इसमें एक्साइटेबिलिटी मिलती है, इसमें पोलैरिटी मिलती है। क्लियर बिल्कुल? अच्छा, फिर मैंने ये भी बताया था आपको कि ये जो मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, वो सेलेक्टिवली परमेबल होती हैं। और जहां टर्म आ गया सेलेक्टिवली परमेबल, यानी हर आयन के लिए खास टाइप की प्रोटीन होती है, यानी चैनल टर्म यूज कर सकते हो। तो मैंने 4 प्रकार के चैनल बताए थे आपको। लीकेज चैनल ऑलवेज ओपन रहते हैं,
ठीक है, सोडियम के भी होते हैं, पोटेशियम की भी होते हैं, पर पोटेशियम के बहुत ज्यादा होते हैं, सोडियम के ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। ऑलमोस्ट एब्सेंट का मतलब है बहुत 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 कम होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है नहीं होते। क्लियर है? ऐसे ही मैंने दूसरे आपको चैनल बताए थे, वोल्टेज गेटेड चैनल। चैनल का मतलब है गेट, जिसका खुलना और बंद होना मेम्ब्रेन के पोटेंशियल या वोल्टेज पर डिपेंड करता है, उसको हम वोल्टेज गेटेड चैनल बोलेंगे। समझ रहे हो? वोल्टेज चेंज हुआ, खुल गया, वोल्टेज चेंज हुआ, बंद हो गया। समझ रहे हो ना मेरी बात? खुलना और बंद होना मेम्ब्रेन के पोटेंशियल या वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है तो वोल्टेज गेटेड चैनल। खुलना और बंद होना लिगेंड की बाइंडिंग पर डिपेंड कर रहा है तो लिगेंड गेटेड चैनल। खुलना और बंद होना मैकेनिकल स्टिमुलेशन पर डिपेंड कर रहा है तो मैकेनिकल गेटेड चैनल। क्लियर था? बिल्कुल। मैंने बताया भी था सोडियम और पोटेशियम लीकेज चैनल होते हैं। अगर वोल्टेज गेटेड चैनल की बात करता हूं तो तीन मोस्टली आप पढ़ोगे, यहां पर कैल्शियम के पढ़ोगे आप, सोडियम के पढ़ोगे आप, और पोटेशियम के पढ़ोगे आप। क्लियर है? बिल्कुल। फिर मैंने बात की थी उसके बाद, क्या नाम है, लिगेंड गेटेड चैनल। तो लिगेंड गेटेड चैनल के अंदर आप क्लोराइड चैनल पढ़ाऊंगा आपको मैं, अभी आज पढ़ाने वाला हूं, और साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगा सोडियम चैनल्स। ये दो मेन लिगेंड गेटेड चैनल होते हैं। मैकेनिकल गेटेड चैनल में मोस्टली आपके सिलेबस में से सोडियम के होते हैं और सोडियम ही पढ़ाया जाता है आपको। ठीक है? और इन सबकी पोजीशन भी फिक्स होती है। जैसे मैं एक्सोन के ऊपर बात करूं तो एक्सोन के ऊपर सारे वोल्टेज गेटेड चैनल ही मिलते हैं। एक्सोन के ऊपर वोल्टेज गेटेड चैनल ही मिलते हैं, और टर्मिनल एक्सोन में भी वोल्टेज गेटेड चैनल मिलते हैं, जिसमें टर्मिनल एक्सोन में कैल्शियम के वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं और नॉर्मल एक्सोन के अंदर सोडियम और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, अगर मैं आपसे बात करता हूं मैकेनिकल गेटेड, मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है, लिगेंड गेटेड, ये हमेशा डेंड्रॉन के ऊपर होते हैं, हमेशा डेंड्रॉन के ऊपर होते हैं। लीकेज चैनल सब जगह मिलते हैं। ठीक है? समझना? वो सब जगह लगे हुए हैं और लीक करते रहते हैं। समझ में आया नहीं आया? सब जगह, सब तो लगे हुए हैं, मोस्टली तो एक्सोन पर ही होते हैं सबसे ज्यादा, पर वो सब जगह होते हैं, ऐसा स्पेसिफाई नहीं है कि यही होते हैं, पर ये वाले स्पेसिफाई हैं। समझ में आया नहीं आया? चैनल तो कोई डाउट था? अब मैंने कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स में कुछ फेज बताए थे। पहली फेज थी रेस्टिंग फेज, जिसके अंदर कोई भी इंपल्स मूव नहीं कर रहा। समझना मेरी बात? अभी नॉर्मल कंडीशन में, तो नॉर्मल कंडीशन में मैं पूछूंगा कि न्यूरॉन के बाहर चार्ज कैसा होगा, अंदर चार्ज कैसा होगा। मैं पूछूंगा दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, -70 मिली वोल्ट। यहां तक कोई डाउट था? मैं पूछूंगा कि बाहर सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर पोटेशियम की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, फिर भी अंदर नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है? ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। समझ रहे हो? और मेम्ब्रेन इनके लिए परमेबल होती है, इम्परमेबल? इम्परमेबल। भाई लीकेज चैनल तो खुल रहे हैं हर समय, हर फेज में खुल रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ नॉर्मल चैनल तो काम करते ही नहीं, सिर्फ लीकेज चैनल ही तो है यहाँ पर। तो लीकेज चैनल खुले हुए हैं तो कंटिन्यू सोडियम बाहर से अंदर आ रहा है, पोटेशियम अंदर से बाहर जा रहा है, तो आयोनिक ग्रेडियंट बिगड़ नहीं रहा है, हाँ या ना? तो इस आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए कौन होता है? पंप होता है। सोडियम पोटेशियम पंप होता है। कितने सोडियम बाहर या कितने सोडियम अंदर? 3 सोडियम, पोटेशियम कितने? 3 ही क्यों? बाइंडिंग साइड 3 होती हैं, बिल्कुल सही। इसमें एनर्जी यूज होती है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। यहां तक कोई डाउट था? ये रेस्टिंग कंडीशन थी, पर जैसे ही आपने न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया, उद्दीपित किया, तुरंत ही सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे। यानी सोडियम चैनल्स कब खुलते हैं एक्चुअल में? एक्चुअल में थ्रेशोल्ड वैल्यू चाहिए होती है तभी सोडियम चैनल खुलते हैं। अब थ्रेशोल्ड वैल्यू कहां से आएगी? इसके लिए डेंड्रोन पर या बॉडी में कोई रिसेप्टर्स लगे हुए हैं सिग्नल को रिसीव करने वाले। ठीक है? वहां पर लिगेंड गेटेड या मैकेनिकल गेटेड चैनल्स होते हैं। ठीक है? वो जब आप स्टिमुलस देते हो तब वो खुलते हैं, पहले पहले डायरेक्टली ये नहीं खुलते, पहले वो खुलते हैं। याद आ गया होगा? ठीक है? वो खुलते हैं तो उनके खुलने से कुछ सोडियम आयन अंदर चले जाते हैं जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्रिएट करते हैं। थ्रेशोल्ड वैल्यू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से माइनस में मिनिमम कम से कम 10 मिली वोल्ट तो कम होना ही चाहिए। समझ रहे हो? इससे ज्यादा है तो अच्छा स्टिमुलस है, इससे कम है तो बेकार स्टिमुलस है। ठीक है? मिनिमम 10 मिली वोल्ट माइनस में कम होना चाहिए, मतलब प्लस में ज्यादा हो गया। एक बात समझ रहे हो ना मेरी बात? माइनस में कोई चीज कम हो रही है मतलब प्लस में बढ़ रही है, जानते हो ना, ये वाली सीधी सी बात है। ठीक है? तो आपने अगर पॉजिटिव आयन अंदर भेज दिए, सोडियम आयन अंदर भेज दिए, तो ये माइनस में 10 मिली वोल्ट कम हो जाएगा, -70 से -60 या -55 या -50 तक अगर पहुंच गया तो मजा आ गया। ठीक है? बेहतरीन स्टिमुलस मिलेगा। क्लियर? बिल्कुल। ऐसा करते ही थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, और थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रिएट होते ही तुरंत सोडियम चैनल खुल जाएंगे। कौन से सोडियम चैनल खुल जाएंगे? सोडियम
वोल्टेज गेटेड चैनल। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलने से क्या होगा, तेजी से सोडियम अंदर आएगा, बहुत तेजी से सोडियम अंदर आएगा, और तेजी से सोडियम अंदर आते ही पोटेशियम अंदर था, सोडियम भी अंदर आ गया, दोनों मिलकर के क्या काम कर देंगे, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पर डोमिनेंट हो जाएंगे, और डोमिनेंट होते ही अंदर चार्ज धीरे धीरे क्या होगा, 0, +1, +2, +10, +20, +30। जैसे ही +30 को टच करेगा तुरंत सोडियम, मिली सेकेंड से भी मिली सेकेंड, समझ रहे हो, सब मिली सेकेंड, तुरंत सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे, इनएक्टिवेट, बंद नहीं होंगे, बंद होने में टाइम लगता है, इनएक्टिवेट, जिससे सोडियम की एंट्री रुक जाएगी तुरंत, ठीक है। पर इनएक्टिवेशन शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है, क्लोज होना लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है। तो क्लोज तो होगा वो, फिर क्लोज की मैकेनिज्म चालू हो गई, पर सोडियम को तुरंत रोकना है जिससे कि +30 से ऊपर ना पहुंच जाए वो, तो फिर एक्शन पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। +30 पे होते ही वो इनएक्टिवेट होंगे, तुरंत पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे, तेजी से पोटेशियम अंदर से बाहर भागना चालू कर देंगे, और +30 पे चार्ज आते ही इंपल्स बन गया, वो चला गया, और तुरंत अब रेस्टिंग कंडीशन में भी तो आना है, तो तुरंत पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे, और पोटेशियम आयन अंदर से बाहर भागेंगे, और अंदर वापस नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की डोमिनेंसी आनी चालू हो जाएगी, और धीरे धीरे अंदर नेगेटिव चार्ज आना चालू हो जाएगा, 0 से -10, -20, -30, -70, और ये आ गया आपका रिपोलराइजेशन। क्लियर, अपनी पुनः अवस्था में आ जाना, -70 अचीव कर लेना, जहां थे वहीं आ गए, रिपोलराइजेशन पर पोटेशियम चैनल को इनएक्टिवेट होना नहीं आता, है ही नहीं प्रॉपर्टी उनके पास, तो बेचारे बंद होने की कोशिश करते हैं, -70 आने पर तो दरवाजों की खुलने चालू हो जाते हैं, दरवाजे बंद करो, दरवाजे बंद हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, तब तक बहुत सारा पोटेशियम बाहर निकल जाता है, यानी वो -70 से -90 तक पहुंच जाता है, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। नेचर ने बहुत सोच समझ करके हाइपर पोलराइजेशन बनाया है, ऐसे ही नहीं बनाया। हाइपर पोलराइजेशन इसलिए होता है हर इंपल्स के बाद, जिससे अनचाहा स्टिमुलस ना मिल पाए, आप चाहते ही नहीं हो फिर भी नहीं, समझ में, जैसे मैंने चाहा ये बोतल में उठाऊं तो स्टिमुलस मिला और मैंने बोतल उठाई, अब मैं एक बार उठा ली ना, अब मैं नहीं चाहता उठाऊं तो बार बार मैं उठा रहा हूं, नहीं आया क्या, तो स्टिमुलस मिल रहा है ना, कहां से मिल रहा है, तो नेचर नहीं चाहती हम चाहे वही चाहती है, तो नेचर ने क्या किया, एक बार हाइपर पोलराइजेशन कर दिया, नहीं इतना ज्यादा नेगेटिव क्रिएट कर दिया कि चाह करके भी अपने आप स्टिमुलस नहीं मिल सकता, समझना मेरी बात, ठीक है। तो एक बार हाइपर पोलराइजेशन जरूर होता है, समझ में आया। तो मैंने बताया था थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला पहले आपको, माइनस कम से कम 10 मिलीवोल्ट, थ्रेशोल्ड अगर नहीं मिलता है तो ऊपर कहानी नहीं जाएगी, वहीं की वहीं रह जाएगी, थ्रेशोल्ड मिल गया तुरंत डिपोलराइजेशन होगा, तुरंत +30 पहुंचते ही रिपोलराइजेशन होगा, पर रिपोलराइजेशन रुकेगा नहीं, हाइपर पोलराइजेशन होगा। इसमें कोई डाउट था, हाँ यहां तक कोई डाउट था, ये कंडक्शन आने क्लियर है। अब जैसे मैंने और सारी मैकेनिज्म बताई थी कि जैसे रेस्पिरेशन एक ऐसी मैकेनिज्म है, सारी नहीं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म, कोई कहीं मतलब जैसे रेस्पिरेशन में क्या होता था, फिजिको केमिकल, याद आया ना, हाँ, ऐसी कंडक्शन ऑफ नर इंपल्स भी एक प्रकार की मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। अब क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं आंसर नहीं था, दिए तो थे, परसों दिए थे ना, अब कल थोड़े दूंगा मैं, आज दे दिए हैं, चलो कल वाले क्वेश्चन अगर होंगे तो उनके आंसर मैंने आज लगा दिए सारे, सब लगे हुए हैं आंसर, है ना, और आज क्वेश्चन कुछ अलग है। अगर मैं आपसे पूछूं कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स कैसी मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म है, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इज द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, कैसी प्रोसेस है, इलेक्ट्रो केमिकल प्रोसेस है। मैं क्यों बोल रहा हूं इसको इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्यों बोला मैंने इसको, इसलिए समझा रहा हूं, इसलिए मैंने बोला, जैसे
समझना मेरी बात ध्यान से। एक न्यूरॉन है ये, मान लो ये एक न्यूरॉन है, और ये टर्मिनल एक्सॉन है इसका, ये टर्मिनल एक्सॉन है। टर्मिनल एक्सॉन में आप जानते हो यहां पर क्या होते हैं, टर्मिनल लोब। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये डेंड्रॉन हो गया। अब ये दूसरा न्यूरॉन है, जिसके डेंड्रॉन है। समझने की कोशिश करना। तो अगर मैं आपसे कहूं बिटवीन न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंदर जो प्रक्रिया हो रही है उसमें नॉर्मल केस में बाहर चार्ज कैसा होता है, अंदर कैसा होता है, पर जब इंपल्स जनरेट होता है तो बाहर चार्ज कैसा होता है, अंदर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। यानी ये इंपल्स यानी चार्ज की फॉर्म में, चार्ज का मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिकल प्रोसेस। समझ रहे हो ना मेरी बात, ये इंपल्स है, इंपल्स, इंपल्स। ठीक है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में सारा का सारा काम हो रहा है यहां पर, चार्ज। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये जो इलेक्ट्रो टर्म पूछा, ये कहां हो रहा है इलेक्ट्रो टर्म, विद इन न्यूरॉन, विद इन न्यूरॉन। ठीक है, पर ये इंपल्स यहां से ट्रेवल करके कहां पहुंचेगा, टर्मिनल एक्सोन के अंदर। कहां पहुंचेगा, टर्मिनल एक्सोन में। जैसे ये टर्मिनल एक्सोन में पहुंचेगा तो बीच में दो न्यूरॉन के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, हाँ या ना। इसको साइनेप्टिक क्लफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लफ्ट। तो सिनेप्टिक क्लफ्ट बहुत ज्यादा है, तो यहां पर चार्ज ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। जैसे दो वायर हैं, इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो चार्ज ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। वायर को बिल्कुल नजदीक ले आओ तो इलेक्ट्रॉन अपने आप ट्रांसफर कर जाएंगे, खींच लेती है कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी। समझ रहे हो ना। तो मजबूरी है, तो नेचर ने यहां पर कुछ न्यूरो कंटेनिंग वेसाइकल्स बनाए। क्या बनाए, न्यूरो कंटेनिंग वेसाइकल्स। इन वेसाइकल्स में कुछ केमिकल भरे होते हैं। इन केमिकल को आप न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हो। क्या बोलते हो, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये केमिकल्स हैं। तो दो न्यूरॉन के बीच में जो कंडक्शन हो रहा है इन केमिकल्स के थ्रू हो रहा है, जिनके डेंड्रोन पर क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर्स। समझ रहे हो, रिसेप्टर हमेशा डेंड्रोन के ऊपर होते हैं और टर्मिनल एक्सोन के अंदर हमेशा न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। इसलिए कंडक्शन यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो गया, जहां न्यूरोट्रांसमीटर्स निकल रहे हैं। तो ये प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, जहां न्यूरोट्रांसमीटर का इन्वॉल्वमेंट हो गया, बिटवीन, बिटवीन ये विदिन हो गया, बिटवीन न्यूरॉन, बिटवीन न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो कैसी प्रोसेस हो गई बिटवीन न्यूरॉन, केमिकल प्रोसेस हो गई। तो केमिकल प्रोसेस बिटवीन न्यूरॉन होती है और इलेक्ट्रिकल प्रोसेस विद इन न्यूरॉन होती है। टोटल मैकेनिज्म इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो गई। कंडक्शन हमेशा डेंड्रॉन से साइटोन जाएगा, ठीक है, साइटोन से एक्सोन जाएगा, एक्सोन से फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन में जाएगा, डेंड्रॉन से फिर साइटोन में जाएगा, साइटोन से फिर यानी यूनी डायरेक्शनल। कंडक्शन हमेशा कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल। कंडक्शन ऑफ इंपल्स, कंडक्शन ऑफ इंपल्स ऑलवेज कैसा होगा, यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शन में ध्यान रखना है आपको, कहां से कहां, अभी बताया मैंने, डेंड्रॉन, कहां से कहां बेटा, डेंड्रॉन से कहां पर, साइटोन, साइटोन से कहां पर, एक्सॉन, फिर एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन। ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। क्यों होता है यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि टर्मिनल एक्सॉन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और डेंड्रॉन में रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और ये सब क्या है, रिसेप्टर्स।
हाँ, अगर रिसेप्टर यहां पर भी होते और न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर भी होते तो ये बाई डायरेक्शनल हो सकता था, पर ऐसा नहीं होता। हमेशा टर्मिनल एक्सोन में क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और डेंड्रोन के पास रिसेप्टर्स होते हैं, इसलिए कंडक्शन हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है। हाँ बेटा, क्या चीज? हाँ हाँ, यही तो पूरी मैकेनिज्म बताने वाला हूं अभी मैं, इसका यही आज स्टार्ट कर रहे हैं हम कि इलेक्ट्रिकल आ रहा था तो यहाँ केमिकल कैसे हो गया, ये अगला स्टेप है जो हम आज पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, साइनेप्सिस। इलेक्ट्रिकल मैंने पूरा करा दिया है, उसमें कोई डाउट है नहीं? ठीक है, अब बात करेंगे बिटवीन न्यूरॉन। न्यूरॉन के बीच में क्या बन रहा है, सिनेप्स बन रहा है। तो सिनेप्स कितने प्रकार के होते हैं पहले मैं ये कराऊंगा, फिर सिनेप्स के अंदर मैकेनिज्म कैसे इंड्यूस होती है मैं ये कराऊंगा, तब जाकर के आपका पूरा मैकेनिज्म कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, यहां तक बताओ कोई डाउट है क्या बेटा? सब जगह यूनी डायरेक्शनल, बस एक केस बताऊंगा जहां इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं, वो रेयरली होते हैं, स्पेशली हार्ट के अंदर होते हैं, वहां बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, क्योंकि वहां सिनेप्स ऐसे नहीं होते, वो अलग है, मसल्स है, मसल्स के अंदर वो अलग केस है, वो बताऊंगा। अभी न्यूरॉन्स के अंदर हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, जब भी न्यूरॉन्स की बात करोगे ओनली यूनी डायरेक्शनल। कार्डिक मसल्स के केस में बाई डायरेक्शनल। स्पाइनल नर्व सारी मिक्स्ड होती हैं, यानी स्पाइनल नर्व जितनी भी होती है उसमें सेंसरी और मोटर दोनों टाइप के न्यूरॉन होते हैं। अरे कल यही तो समझा रहा था, तू कल भी फिर वहीं की वहीं आ गई, पूरी रामायण हो गई, पूछ रही है कि राम कौन है सीता कौन है। कल क्या समझाया था मैंने? कल समझाया था भाई नर्व मतलब बंडल ऑफ न्यूरॉन, नर्व सेल इनके बंडल हैं, इनके बंडल हैं। हो सकता है मिक्स की बात कर रहा हूं, मिक्स्ड में दो प्रकार के न्यूरॉन होते हैं, एक सिग्नल को लाने वाले सेंसरी, एक ले जाने वाले मोटर, तभी तो उसको क्या बोलोगे, मिक्स्ड। इतनी सी बात नहीं समझ में, कल समझाई थी मैंने, कल समझाया था ना। फिर जो चीज एक बार समझ लो ना, तो एकदम इतनी खतरनाक तरीके से ब्रेन के अंदर लेके जाओ कि वो निकले ना। ठीक है, और समझ में ना आए तो पूछ लो, बेशर्मी से पूछ लो, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, ना आए तो बाहर डाउट में पूछो। ठीक है, शर्म आ रही है तो दोस्तों से पहले पूछो, फिर एसएमई जो होते हैं उनसे पूछो। समझ रहे हो ना मेरी बात, सैम जो होते हैं ऊपर, फिर मतलब पर क्लियर करके ही निकलो यहां से। ठीक है, कल मैं समझाया इसका, कल तो समझ में नहीं आया था, नहीं पता नहीं कब समझाया था। मैं समझाया था बेटा कल, ये मैंने नर्व में और न्यूरॉन में क्या, हाँ ये वायर मैंने समझाया था, वायर ऐसे समझाया था ना कल मैंने, तो ये याद है? हाँ ऐसे समझाया था। क्या समझा रहा था इसके अंदर में? ये तो समझा रहा था कि ये मोटा एक नर्व है, इसके अंदर छोटे छोटे कॉपर के वायर हैं। वायर क्या है? वायर नर्व सेल है, ये पूरी नर्व है, नर्व इज अ बंडल ऑफ नर्व सेल। अब नर्व सेल या न्यूरॉन ये सेंसरी भी हो सकते हैं, मोटर भी हो सकते हैं, समझ रहे हो? और दोनों टाइप के एक ही वायर के अंदर है तो मिक्सड हो जाएगा, और एक ही वायर में एक ही टाइप के हैं तो सेंसरी या मोटर होगा। ये समझाया था कल मैंने, ऐसे ऐसे समझाया था, ऐसे करके मैंने, याद आ गया क्या? तुम्हें ये चीजें याद रहती है, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, कोई चीज उठा के समझा रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसा होता है तो तुम्हें याद हो जाएगी, हाँ सर ने बोतल उठाई थी, पर क्यों उठाई थी, क्या समझा रहे थे, ये भूल गए। मुझे ये चीज इसलिए समझ में आई कि एक बार एआईपीएमटी का पेपर था, एआईपीएमटी के पेपर में कुछ क्वेश्चन घुमा के आए थे, तो बच्चे थ्योरी भूल गए थे, तो बच्चों ने कहा सर वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए क्योंकि आपने कोई मॉडल लेकर के आए थे, उस मॉडल से आपने बहुत घुमा घुमा के ऐसे ऐसे कंसेप्चुअल समझाया था, तो हम प्रेशर में सब भूल गए थे, पर वो याद था, ऐसे 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 समझा रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब प्रेशर में होते हो तब ये चीजें काम आती हैं, इसलिए कह रहा हूं जो भी पढ़ाई करो एकदम कंसेप्चुअल पढ़ो, तो तुम उस प्रेशर को झेल पाओगे जो एग्जाम वाले दिन होता है। तो आते हुए क्वेश्चन गलत करके आओगे, ये मेरा अपना, मैं बहुत बता रहा हूं, बहुत मैंने इतने बच्चों से इतने साल से इंटरेक्ट किया हूं, टॉपर बच्चा भी गलती करके आता है, बस वही गलती होती है, प्रेशर आता हुआ सब मिक्स, एकदम ऐसा लगेगा सब मिक्स हो गया ब्रेन के अंदर, और वो टाइम ऐसा होता है उस समय वो बच्चा आगे निकल जाता है जो कंसेप्चुअल पढ़ता है, जिसने हर चीज को समझा है। रटोगे तो भूल जाओगे, उस समय वो प्रेशर बुला देगा आपको, एकदम चारों सब्जेक्ट का प्रेशर, पेपर का प्रेशर, टाइम का प्रेशर, फिलिंग का प्रेशर, बीच बीच में आने प्रेशर, इतना प्रेशर आ जाएगा कि मतलब ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भर भर के, कोई डोपामिन निकल रहा है, कहीं सेरोटोनिन निकल रहा है, कचरा कर देंगे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर सारे के सारे प्रेशर की वजह से। ठीक है, और तुम आती हुई चीजें गलत करके आओगे, मतलब फिर बाद में, अरे सर ये सिली मिस्टेक हो गई,
वो तब नहीं होगी जब तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, तुमने कंसेप्चुअल पढ़ा होगा, तुमने हर चीज को समझा होगा, डीपली उसका मनन की, मनन समझते हो ना, उसको ब्रेन में ले जाकर किसी मैपिंग की होगी, तो नहीं भूलोगे तुम, नहीं तो तुम गड़बड़ करके आओगे, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल वाला टर्म कोई डाउट किसी को? अब बात करते हैं बिटवीन न्यूरॉन क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं क्या, सैनैप्स। ये क्या हो रहा है, सैनैप्स। अब सैनैप्स कितने टाइप के हो सकते हैं पहले मैं ये बताऊंगा, ठीक है। सैनैप्स के अंदर की मैकेनिज्म क्या होती है फिर ये बताऊंगा, फिर मैं सीधे ब्रेन पर एंटर कर जाऊंगा, कल मैं इस चैप्टर को एंड कर दूंगा तरीके से। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी, डाउट भी कल डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास 15-20 मिनट बचेंगे। उन 15-20 अगर मैं देखता हूँ आज कितना खत्म करता हूँ, उसके हिसाब से अगर मुझे लगेगा तो मैं कल नया चैप्टर स्टार्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर लगेगा तो मैं डिस्कशन करूंगा, डाउट्स क्लियर करूंगा तुम्हारे। तो आज जितने हो सकते हैं चैप्टर के डाउट शाउट दिमाग में जो आ रहे हैं थ्योरी में, वो सब क्लियर कर लेना, जिससे कल तुम मुझसे डिस्कस कर पाओ। चैप्टर की एंडिंग बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, समझ गए ना बेटा? तो कल जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। कल मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा। ठीक है, हो सकता है नया चालू कर दूं, बट ये तो खत्म है ही। अगर मुझे जैसे 15 मिनट मिल रहा है तो नया चालू नहीं करूंगा, तुम्हारी डिस्कशन करूंगा तुमसे। ठीक है, अगर आधा घंटे ज्यादा मिल रहा है मुझे, तो मैं हो सकता है नया चालू कर दूंगा। तो तुम अपनी तैयारी से आना कि सर से पूछेंगे हम। अब आ जाओ। हाँ बेटा, लिख रहे थे क्या? अरे लिख लो जल्दी से, लिखो। कुछ है नहीं इसमें, दो न्यूरॉन बना दो, सिनेप्स बना दो, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बना दो। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, इलेक्ट्रिकल विद इन न्यूरॉन है और केमिकल बिटवीन न्यूरॉन है। हाँ, हाथ तो उठाया करो भाई। हो सकता है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया हो, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया हो। ठीक है, क्या रिकॉर्डिंग? तुम आए नहीं थे क्या? फिर क्या करोगे रिकॉर्डिंग देख के? देखो, तुम रिकॉर्डिंग पर डिपेंड मत रहो, रिकॉर्डिंग तुम्हारा एक सप्लीमेंट है इमरजेंसी के लिए कभी कभी, क्योंकि तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हो। तो नोट्स देख लो, मैंने रिवीजन अगले दिन कराया तो था पूरा का पूरा। मैंने कहा रिकॉर्डिंग नहीं, बच्चों ने कहा था रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हो पाई, तो मुझे लगा शायद कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा, शायद मैंने उन्हें कभी कभी नहीं ऑन करना होता है कंटिन्यू, बिना ऑन किए हो सकता है मैंने पढ़ाना चालू कर दिया हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा हो गया होगा, तो मुझे आइडिया नहीं है क्या है, या वहां से कुछ होगा, मुझे मैं तो ध्यान नहीं है मुझे। टेक्निकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, टेक्निकल फॉल्ट हो सकते हैं इनके अंदर, कुछ नहीं पता। तो ये तो ऑफलाइन का मतलब है आप क्लास में पर डे आ रहे हो, पर डे अपना बैकलॉग नहीं होने दे रहे हो, प्रॉपर सब चीजें कर रहे हो, ये चीज तो ऑफलाइन का फायदा है। डाउट आ रहा है तुरंत टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ऊपर आपस में डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, सैम बैठे हुए हैं, सैम से डिस्कशन कर रहे हो, अपना एकदम क्लियर करके जा रहे हो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये फायदा है ऑफलाइन का। डिमोटिवेट नहीं हो रहे हो, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं पर अगला आदमी मोटिवेटेड है यार, धुआंधार कर रहा है। मुझे अपने बचपन का याद है, एक मेरे घर के सामने दूसरा घर था, उसमें मेरा दोस्त पढ़ता था, मेरा थोड़ा कमरा बहुत ऊंचाई पर था, उसका कमरा बिल्कुल नीचे था। ठीक है, चाहे वो सो रहा हो पर उसके कमरे की लाइट जलती देखता था ना, तो मैं पढ़ता रहता था, अभी पढ़ रहा है वो, फिर आगे खुल गया, फिर उठ के पढ़ने बैठ गया मैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? और बहुत अच्छा लगता, वो मेरी लाइट देखता था, अच्छा ये अभी भी पढ़ रहा है। ठीक है, तो वो पढ़ने बैठ जाता था। हमें नहीं पता वो क्या कर रहा है, उसको भी नहीं पता मैं कमरे में क्या कर रहा हूं, पर लाइट खुली है रात के 12 बजे के बाद तो पढ़ रहा होगा ये। समझ में आया? तो एक दूसरे से मोटिवेशन लेना चाहिए, डीमोटिवेशन नहीं लेना चाहिए। समझ रहे हो ना? कि वो मस्ती कर रहा है मॉल में जाकर के, यार मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मैं क्यों नहीं मस्ती कर रहा, वो हाथ में हाथ डाल के घूम रहा है, मैं क्यों बैठा हूं ऐसे। समझ में आया? पर मैं सच कह रहा हूं, जब परीक्षा बहुत टिपिकल होती है, समझना, तो ऐसे लुभावने चीजें सामने आएंगी आपकी, आपको डाइवर्ट करने के लिए। अगर तुम बच गए और तुमने अपने टारगेट को भेज दिया तो दुनिया तुम्हारी। मैं सच कह रहा हूं, कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत मतलब उनका मन दिमाग बहुत कमजोर होता है, वो तुरंत फिसल जाते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, मैं सबके लिए बोल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि एक मौका देती है किस्मत, बार बार नहीं देती। एक मौका दिया है आपको तैयारी का, एक मौका दिया है अपने को प्रूफ करने का, तुमने प्रूफ कर दिया, तो दोस्ती यारी तो तुम एक से एक बढ़िया लोगों से करोगे, वो ऐसी दोस्ती होगी जो तुम्हारी जिंदगी भर काम आएगी। सब इंडिया के वर्ल्ड के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स होंगे, ठीक है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। ठीक है, और अभी की दोस्ती है टेम्परेरी है, सिलेक्शन हो गया तो तुम्हारी वैल्यू है, नहीं हुआ तो तुम्हें लात किक मार करके फेंका जाएगा। समझ में आया नहीं आया? रियलिटी है, सच्चा है और कड़वा है,
समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक साल ना कोई दोस्ती के चक्कर में पड़ना, ठीक है, ना बॉयज बॉयज ना बॉयज गर्ल्स, कोई कोई दोस्ती नहीं। हाँ, दोस्ती ऐसी है जो आपको, समझ रहे हो, स्टूमुलेट कर रही है, पागलपन कर रही है कि वो इतना पढ़ रहा है तो मैं कम पीछे, उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं मेरे कम क्यों आ रहे हैं, ठीक है, ऐसी दोस्ती है तो बढ़िया है, जो आपको आपके टारगेट को अचीव करने में हेल्प करे। नहीं तो और कोई दोस्ती के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। मैं किसी को मेरे को मैं हिंट दूंगा, मुझे पता है कहां क्या चल रहा है, मैं हिंट दूंगा बस, ठीक है, ठीक है। अच्छे बच्चों को मैं दिल से बोल रहा हूं कि यार तुम डाइवर्ट मत हो जाना, बाद बाकी के तो टाइम पास करने जो आए हैं, मैं उनसे मना नहीं, कुछ नहीं कह रहा, जो करना है करो, ठीक है। बट और गर्ल्स से मैं इसलिए बोलूंगा कि गर्ल्स को एक मौका मिलता है, बहुत बड़ी बात है। अगर पेरेंट्स, क्योंकि समझ रहे हो ना, कहते हैं पापा की परी, ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं, पापा की परी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत विश्वास करते हैं पिताजी तुम्हारे ऊपर, बहुत विश्वास विश्वास से तुम्हें भेजा है। इतना आसान नहीं है, मतलब गर्ल्स को, अपनी बेटी को अपने से अलग करके अलग जगह भेज देना पढ़ाई करने के लिए कोई खेल है क्या? इतना आसान नहीं होता भाई। और तुम जिस जगह को बिलोंग करते हो, या तो तुम बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते हो कि बिजनेस की कंपनियां चल रही हैं, हजारों करोड़ों अरबों रुपए का टर्नओवर है, तो कुछ नहीं, तुम यूएस चले जाओ। सब मध्यम वर्ग से हैं सारे के सारे, तो सब उस वर्ग से हैं, मिडिल क्लास से हैं, तो भाई ये मौका मिला है, उसमें डाइवर्ट मत हो जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ रहे हो। और अंदर से थोड़ा मोटिवेट रहना, डिमोटिवेट भी नहीं रहना, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूं उस चीज को, क्योंकि मतलब मुझे पता है कि यार गर्ल्स को घर से दूर करना पिताजी के लिए बहुत बड़ी बात है, समाज भी है, बहुत सारी चीजें, लोग उंगली भी उठाते हैं, तुम्हारी बेटी तुम्हारा समझ रहे घूम रही थी भला, तो उनको ऐसे समझ में आया तो क्या लगेगा उनको, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं यार, ठीक है। तुम अभी समझोगे जब तुम बड़े हो जाओगे और माँ बाप बनोगे तब, ठीक है, तब फीलिंग असली आएगी, अभी फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि फीलिंग तभी आती है जब अपने ऊपर बीतती है, समझ रहे हो। और वो चीजें आएंगी, तुम हमेशा ऐसे तो रहोगे नहीं, ऐसे ऐसे आज हो टेडपोल, भाई एडल्ट भी तो हो गए, हाँ, तो टेडपोल से जब एडल्ट कन्वर्ट हो गए तो चीजें तुम्हारे संग भी रिपीट होगी, तब तुम समझोगे हाँ देखो यार वो पापा सही कहते थे, मम्मी सही कहती थी, ठीक है, हम बेवकूफ थे, नहीं समझते थे। इसलिए मैं, मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, ऊपर वाले बैच में भी मैं गड़बड़ देख रहा हूँ एक दो जगह, मैं खुल के बोल रहा हूँ, तुम्हारे बैच में भी एक जगह दो जगह में गड़बड़ देखी है, बाहर भी मतलब मैं बोलता नहीं हूँ, अगर तुम मेरे आंखों सामने निकल रहे हो कुछ ऐसा भी है, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा तुम्हें, ठीक है। कल कल भी कल का ही वैसे मुझे देखते ही भागे कुछ थे, ठीक है, जो भी इधर उधर, ठीक है, मैं ऐसा था मैंने देखा ही नहीं, आंखें बंद है मेरी तो भाई, ठीक है, समझ रहे हो। पर मैं अंदर समझ गया, क्योंकि अपने विश्वास, क्योंकि विश्वास में तो आए हो यहाँ पर यार, ठीक है। अगर तुम सही हो, तुम वास्तव में टारगेट को इस बार करने वाले हो जो लेकर के आए हो फुलफिल, तो यार डाइवर्ट मत हो ना, मैं सच कह रहा हूं, गर्ल से भी कह रहा हूं, एक से एक बेहतरीन बॉयज तुम्हारे आगे पीछे डोलेंगे, एक से एक बेहतरीन गर्ल्स तुम्हारे आगे पीछे डोलेंगे, मतलब जो खानदान के लोग हैं तुमसे रिश्ता निकालने की कोशिश करेंगे कि तू मेरा फलाना है फलाना है फलाना है। इसलिए मैं कह रहा हूं, प्लीज स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, ये इस बार जो नीट का एग्जाम आ रहा है तब तक बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होगे, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, किस्मत वालों को मिला है तो उसको फुलफिल करो, समझ रहे हो ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं अभी इन दिनों सीखा भी हूँ, सीखने का मतलब है, जैसे अभी मम्मी का देहांत हुआ तो उसमें एक गरुड़ पुराण होता है, ठीक है, मैंने कभी नहीं पढ़ा, मैंने बहुत ध्यान से सुना है इसको, बहुत सी चीजें समझी हैं इसके अंदर, मतलब क्या सच है मुझे नहीं पता, क्या झूठ है मुझे नहीं पता, ठीक है, लिटरेचर की चीजें मैंने पढ़ी, समझ रहा हूँ थोड़ा सा, कुछ समझ चीजें समझ पा रहा हूँ, दुनिया में एक्चुअल में है क्या, हम क्या मोटिव लेकर के आए हैं, हम क्या कर रहे हैं, और लाइफ में क्या छोटे छोटे गोल होते हैं हमारे, हम गोल से भटक क्यों जाते हैं, चीज हम एक्चुअल चीजें हैं। पर एक्चुअल में जो आसपास की जो एटमोस्फियर है ना, माया इसे कहते हैं, खतरनाक, ठीक है, जो तुम देख रहे हो, गांव से यहाँ पर आए हो, देख रहे हो चक्काचौंध, ठीक है, ये तुम्हें इतने खतरनाक तरीके से खींचती है और तुम्हारे गोल से तुम्हें डाइवर्ट करती है। गोल तुम्हारा बड़ा है तो ब्रेकर बहुत बड़े मिलेंगे, ये फैक्ट है। गोल छोटा, अभी गोल क्या है तुम्हारा, ठीक है, बस एक टेस्ट में मुझे क्वालिफाई करना है, छोटे से टेस्ट में, तो तुम्हें ब्रेकर बहुत बड़े नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हारा गोल बहुत बड़ा है तो ब्रेकर बहुत बड़े मिलेंगे, ये फक पक्का है। आपने जितना बड़ा बीड़ा उठाया है उतने बड़े ब्रेकर मिलेंगे। तो मैं आगे से मैं टोकूंगा नहीं तुम्हें, जहां तुम घूम रहे हो जो कर रहे हो करो, पर मैंने बता दिया है तुम्हारा गोल जो है, अगर तुम डाइवर्ट हो रहे हो तुम बस तुम देख लो, ठीक है, क्योंकि कल का ही केस है, कल का केस देख के ही मैं थोड़ा सा अंदर से इरिटेट हुआ, मैंने कहा मैं टोकूंगा नहीं उन बच्चों को, ठीक है, जो कर रहे हैं करें। टाइप्स ऑफ सिनैप्स, सिनैप्स समझते हो ना मेरी बात, जैसे अभी आपने सेल साइकिल, नहीं एक पेन दे, सेल साइकिल पढ़ी है आपने जस्ट अभी, सेल साइकिल में पढ़े होंगे, देखो एक क्रोमोसोम आया, दूसरा क्रोमोसोम आया, आपस में सिनैप्स बना रहे हैं, याद आया, सिनैप्सिस, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। जब भी पेयरिंग होती है तो पेयरिंग को आप सिनैप्स बोलते हो, सिनैप्सिस मैकेनिज्म को बोलते हैं।
प्रक्रिया सिनेप्सिस, और पेयर हो जाने को सिनेप्स। ऐसी पेयरिंग न्यूरॉन्स के बीच में भी होती है, दो न्यूरॉन आपस में पेयर कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं आपस में, तो वो क्या बन रहे हैं, सिनेप्स बन रहे हैं। तो सिनेप्स ऐसा नहीं न्यूरॉन के लिए यूज किया जाता है, सिनेप्स एक कॉमन टर्म है, कहीं पर भी पेयरिंग हो रही है तो उसको सिनेप्स बोलते हैं, और सिनेप्स बनने की प्रक्रिया प्रोसेस को सिनेप्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के पेयर, दो एक्साइटेबल सेल के बीच में पेयरिंग आपकी दो जगह देखने को मिलती है। एक तो मसल्स में देखने को मिलती है क्योंकि मसल्स भी एक्साइटेबल सेल होते हैं, और एक न्यूरॉन्स के बीच में भी वो पेयरिंग देखने को मिलती है क्योंकि न्यूरॉन्स भी एक्साइटेबल सेल्स हैं। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। अब इस तरीके की पेयरिंग आपकी बॉडी में दो जगह देखने को मिलती है, दो टाइप की पेयरिंग देखने को मिलती है, ऐसे याद रखो। एक तो होते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, एक होते हैं केमिकल सिनेप्स। तो केमिकल सिनेप्स में कहीं ना कहीं न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होंगे, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब कैसे, अब देखो, लिखते साथ साथ लिखते भी जाओ जैसे थोड़ा टाइम बच जाए। जैसे टाइप्स ऑफ सिनेप्स की बात कर रहा हूं, एक तरफ तो लिख दो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, एक तरफ लिखो केमिकल सिनेप्स। अरे यार क्या, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड केमिकल सिनेप्स। ये दो टाइप के सिनेप्स आपकी सिलेबस में है। अब इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की बात कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। अगर दो एक्साइटेबल सेल, कोई भी दो एक्साइटेबल सेल बहुत नजदीक हैं, एक एक्साइटेबल सेल है मान लो, दूसरी एक्साइटेबल सेल है, बहुत नजदीक हैं, समझना, तो नेचर ने इनके बीच में केमिकल की छोटी सी प्रोटीन के ब्रिज बना दिए। प्रोटीन के क्या बना दिए, ब्रिज। अगर दो एक्साइटेबल सेल बहुत नजदीक हैं, आपस में बहुत पास पास हैं, तो नेचर ने क्या काम किया, इनके बीच में कुछ ब्रिज बनाए, प्रोटीन के ब्रिज, क्योंकि यहां केमिकल की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, और अगर दो एक्साइटेबल सेल है, न्यूरॉन के केस में देखने को मिल रहा है, मान लो ये एक टर्मिनल एक्सॉन है, ये डेंड्रॉन है। टर्मिनल और एक्सॉन और डेंड्रॉन के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, सिनेप्टिक क्लिफ्ट दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा है, तो यहां प्रोटीन से काम नहीं बनेगा। आप समझना, जैसे छोटी सी नहर है, नहर समझते हो कि नहर, समझते हो, हाँ, मतलब नदी से छोटी होती है नहर, नहर से छोटे होते हैं बम्बे। बम्बा जानते हो, यूपी में, मतलब जो खेतों को पानी दिया जाता है तो इतने चौड़े चौड़े से होते हैं, खेतों में जाते हैं बम्बा, ठीक है, टर्म वहां यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ कुछ और कहते होंगे, ठीक है। फिर उनसे छोटी होती है क्यारियां, जो खेत, जो एक पर्टिकुलर किसान अपने कई खेतों को कनेक्ट करता है उससे, ठीक है, समझ रहे हो, तो छोटे छोटे रूप हैं, ऐसे समझना। अगर बहुत बड़ी नदी है तो नदी के बीच में, मतलब नॉर्मल ब्रिज बनाना आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी नदी है, ठीक है। हाँ, छोटी अगर नहर है, गैप कम है दो चीजों के बीच में, तो आप सीमेंट का एक ब्रिज बना सकते हो यहां पर, समझना मेरी बात, गैप कम है, सिनेप्टिक क्लफ्ट बहुत कम है। सिनेप्टिक क्लफ्ट का मतलब है गैप बिटवीन टू एक्साइटेबल सेल, ये यहां बहुत छोटा है, वहां काफी बड़ा है, लगभग ये होगा 0.2 नैनोमीटर का। पहले फोन के लिए भागता था मैं, अभी बीच में, क्योंकि मम्मा की तबीयत इतनी खराब होती थी, तुरंत हॉस्पिटल करना पड़ता था, इंडिया के सारे डॉक्टर से जुड़ा हुआ था, किस डॉक्टर का फोन ना आ जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, नहीं एकदम भगम ऐसा रहता था, एक एक पन रात में भी, मतलब फोन एकदम कान पे लगा के सोता था, अचानक से कुछ ना हो जाए।
अब कोई फर्क नहीं पड़ता जहां किसी का ही फोन है। सिनेप्टिक क्लफ्ट, क्लफ्ट समझते हो? गैप, बहुत कम गैप होगा, 0.2 नैनोमीटर, बहुत कम हो गया ना। अगर मैं यहां बात करूं सिनेप्टिक क्लफ्ट, सिनेप्टिक क्लफ्ट भाई बहुत ज्यादा, 20 से लेकर के लगभग 50 नैनोमीटर, तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया इससे? 0.2, 20 to 50 तो बहुत अंतर है। तो इस अंतर को समझना, नेचर ने क्या किया, इतना कम गैप है तो यहां पर केमिकल की जरूरत पड़ेगी आपको, क्या लग रहा है? बट यहां तो ब्रिज नहीं बना सकते ना, तो नेचर ने क्या काम किया, यहां पर छोटे छोटे वेसाइकल्स बना दिए। इन वेसाइकल्स में न्यूरो ट्रांसमीटर्स भर दिए कि भाई अगर हम प्रोटीन के ब्रिज से काम नहीं कर पाएंगे तो हम न्यूरो ट्रांसमीटर तो यूज कर सकते हैं ना। ये तो यहां पर इनकी एक्सोसाइटोसिस भी होगी, दिखा दो किसी एक की एक्सोसाइटोसिस करते हुए, ये दिखा दो उसको, ये ऐसे, ये एक्सोसाइटोसिस हो रही है, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और यहां पर रिसेप्टर्स होते हैं इनके, तब तो यूनिडायरेक्शनल टर्म यूज किया, एक जगह रिसेप्टर होंगे एक जगह न्यूरोट्रांसमीटर, अगर दोनों चीज दोनों जगह होती तो बाई डायरेक्शनल हो सकता था, पर बाई डायरेक्शनल नहीं है। ये प्री सिनेप्टिक नोब है टर्मिनल एक्सोन, ये पोस्ट सिनेप्टिक नोब है डेंड्रॉन, ठीक है। अब समझना, तो यहां पर क्या नजर आ रहे हैं आपको, न्यूरोट्रांसमीटर्स। चलो ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं, सिनेप्टिक क्लिफ्ट लिख दिया मैंने, ठीक है, जैसे अगर एक ब्रिज है, आप तेजी से क्या कर रहे हो, यहां से ये यहां गए, आपको जरूरत पड़ रही है तो आप वापस भी तो जा सकते हो यहां से, ऐसे ऐसे, भाई ब्रिज ही तो है, गाड़ी मोड़ ली फिर से आपने, गाड़ी मोड़ के फिर से इधर चले आए आप, क्या फर्क पड़ रहा है, ब्रिज ही तो है, ऐसा नहीं मैं इधर से इधर जा सकता हूं उधर से उधर नहीं आ सकता। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हो? तो मूवमेंट किसका हो रहा है यहाँ पर, मूवमेंट तो सोडियम आयन का हो रहा है ना, कंडक्शन कौन कराता है, सोडियम आयन, सोडियम आयन। तो सोडियम आयन ऐसे भी जा सकते हैं, सोडियम आयन ऐसे भी जा सकते हैं, यानी अगर मैं कंडक्शन ऑफ इंपल्स की बात करूं तो बाई डायरेक्शनल हो रहा है, समझना मेरी बात। कंडक्शन ऑफ इंपल्स कैसा हो रहा है यहां पर, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, कंडक्शन ऑफ इंपल्स बाई डायरेक्शनल, आप समझ रहे हो। पर यहां क्या है, क्योंकि ये क्या है, प्री सिनेप्टिक नोब, प्री सिनेप्टिक नोब, ये क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक नोब, यानी यहां पर क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर, यहां क्या होगा, रिसेप्टर, इसलिए ये सिर्फ एक ही दिशा में काम कर सकते हैं, यूनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल नहीं हो सकता। तो कंडक्शन ऑफ इंपल्स यहां पर क्या होगा, यूनी डायरेक्शनल। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, यहां बाई डायरेक्शनल है, वहां यूनी डायरेक्शनल है, यहां न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट है एब्सेंट है, न्यूरो ट्रांसमीटर जरूरत ही नहीं न्यूरो ट्रांसमीटर्स की, एब्सेंट होंगे। हाँ, यहां न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, क्योंकि सिनेप्टिक क्लफ्ट बहुत बड़ा है, समझना मेरी बात। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं कि ऐसा ब्रिज बना हुआ है, आप यहां से 100 की स्पीड से जा रहे हो, तो ब्रिज को क्रॉस करने में क्या स्पीड स्लो करोगे आप, नहीं करोगे। घर तक जा रहे हो, 10 ब्रिज मिल रहे हैं, ठीक है, 1 घंटे में पहुंच जाते हो। पर यहां पर क्या है, ये नदी है, तेजी से आए 100 की स्पीड से, रुके, फिर अपनी गाड़ी को नौका में रखा, फिर नौका वाले ने यहां से यहां आपको पार कराया, तब गाड़ी स्टार्ट करके फिर जाओगे। भाई ऐसे 10 ब्रिज यहां मिल रहे हैं, 10 ब्रिज इस रूट में मिल रहे हैं, जल्दी किस किस रूट से पहुंचोगे, इलेक्ट्रिकल वाले या केमिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले। थकान इस रूट से होगी, इस रूट से होगी, केमिकल वाले रूट से थकान होगी, क्योंकि यहां टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक डिले एंड सिनेप्टिक फटीग, फटीग मतलब थकान, तो सिनेप्टिक फटीग यहां मिलेगी, सिनेप्टिक डिले यहां मिलेगा,
देर हो सकती है यहाँ से पहुंचने पर। सोचो नौका वाला है ही नहीं यहाँ पर, है ही नहीं। अब तुम क्या करोगे? इंतजार करोगे कब भाई वो आएगा। जैसे रात के 12 बज रहे हैं, रात के 12 बजे आप बहुत पढ़ रहे हो सुबह से, फिर क्या होता है, आप आंखों के सामने कुछ दिखता नहीं है, झटका 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 सो गए। ऐसा हुआ है कभी क्या? मतलब आपके न्यूरोट्रांसमीटर प्री सिनेप्टिक लोब के अंदर खत्म हो चुके हैं। फिर सेरोटोनिन निकलता है, स्लीप इंड्यूसर, वो आपको सुलाता है। तब रात में फीलिंग होती है इन सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स की, इन वेसिकल्स के अंदर प्रॉपर भर जाते हैं। फिर सुबह जब कहते हैं सुबह उठ के 4 बजे पढ़ना चाहिए या सुबह पढ़ना चाहिए, 8 घंटे का काम आप 2 घंटे में कर लोगे। इसलिए बोलते हैं, सब चीजों को साइंस है, इसलिए बोलते हैं कि सुबह आपके न्यूरॉन्स रिफ्रेश होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स सारे भरे हुए होते हैं, यानी आप जो पढ़ोगे एक बार में याद होगा, बशर्ते नींद ना आ रही हो। कई बच्चे सुबह के टाइम सोते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा छोटा भाई था, पापा हमें दोनों को उठाते थे पढ़ने के लिए बचपन में, तो चलो मैं तो अपना कोट वोट पहन करके मेज कुर्सी बैठ जाता था। छोटा भाई तो थोड़ा शैतान है, मतलब छोटे बच्चे शैतान होते ही हैं, वो बैठ भी पढ़ता था, ठीक है। तो पापा को मतलब बेवकूफ बनाने के लिए पैर को उठा लेता था, सामने किताब रख लेता था और बस सो जाता था। पापा दूर से देखते थे किताब खुली है, सब पढ़ रहा है, ठीक है। तो एक दिन गरम गरम चाय दे गए वो, ठीक है, तो मुझे मेज पे रख गए, उसको हाथ में दे गए, हाथ में पकड़ लिया और सो गया। चाय उसके ऊपर गिर गई और चीख के उठा, ठीक है, तो तुरंत पकड़ में आ गया, सो रहा था ये, इसका मतलब तो चाय फैला क्यों ली तूने अपने ऊपर, सो रहा था इसका मतलब, समझ रहे ना, झटका आ गया, गिर गई चाय उसके ऊपर। सब लोग करते होंगे ऐसे, अभी करोगे, जालों में करोगे, ठीक है, रजाई में बैठ करके यही होगा, ठीक है, सब सोओगे। समझ में आया? तो सीधी सी बात है, सिनेप्टिक डिले और सिनेप्टिक फटीग समझना सिर्फ और सिर्फ कहां देखने को मिलेगी? केमिकल में, इलेक्ट्रिकल में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सिनेप्टिक डिले और सिनेप्टिक फटीग, क्या बेटा? स्लीप इंड्यूसर है बेटा, क्योंकि मेलेटोनिन रात में, मेलेटोनिन लाइट का इनहिबिटर होता है। मैं तभी तो कहता हूं कि सोने, नेचर ने, तुम दिन में सोते हो, नेचर ने दिन बनाया नहीं है सोने के लिए, ठीक है, रात बनाई है, क्योंकि लाइट आपके मेलेटोनिन का इनहिबिटर है। लाइट बढ़ेगी तो मेलेटोनिन नहीं निकलेगा, और जैसी डार्क होना चालू हो जाएगी मेलेटोनिन निकलना चालू हो जाएगा। और मेलेटोनिन के बारे में आप जानते नहीं हो, बहुत खतरनाक हार्मोन होता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन आपको सुपर नेचुरल पावर दे सकता है, मेलेटोनिन आपके अंदर शक्तियां भर सकता है, मेलेटोनिन आपको एक आयाम से दूसरे आयाम में लेके जा सकता है, मेलेटोनिन आपके अंदर पता नहीं क्या कर सकता है, आपके अंदर सोई हुई शक्तियों को जागृत कर सकता है। और हम बेवकूफ गधे, ठीक है, रात में जागते हैं उल्लुओं की तरह और दिन में सोते हैं, क्योंकि हम उल्लू हैं सारे के सारे। समझ में आया? तो एक्चुअल में रात में मेलेटोनिन निकलता है, दिन में नहीं निकलता। और मेलेटोनिन तभी निकलता है जब आप सोते हो, डीप ब्रीथ ले, डीप जब स्लीप करते हो उस समय निकलता है, गहरी नींद जब होती है, ठीक है। बड़बड़ा बढ़ा के रुक रुक के एक घंटे तो मेलेटोनिन नहीं निकलेगा आपका, ठीक है। तो मेलेटोनिन का कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यूअस वाली स्लीप होनी चाहिए, मतलब विदाउट ब्रेक वाली, तब मेलेटोनिन बढ़िया निकलता है। ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए मेलेटोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। छोटे बच्चों के अंदर तभी कहा जाता है सुलाना बहुत जरूरी है, उनका मेलेटोनिन निकलना बहुत जरूरी है। ओल्ड एज पर सोना बहुत जरूरी है, टाइमली 8 से 9 बजे, तभी मेलेटोनिन का टाइम ही वो होता है, ठीक है, लगभग 10 बजे से स्टार्ट होता है, 2 बजे तक के बीच में इसका पीक पर होता है, 10 से 2 के बीच में। और हम क्या करते हैं, 10 से 2 के बीच में जगते हैं, 2 बजे के बाद सोते हैं। मैक्सिमम बच्चे तो यही कर रहे हैं ना पढ़ाई के अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं जो पहले के लोग नहीं करते थे। तभी पहले, आज की डेट में तुमने देखा इतने साइंटिस्ट, इतने टिपिकल लोग इतने थे, आज की डेट में खत्म हो चुका है ब्रेन लोगों का। मैं रियल बता रहा हूं, कोई एक्चुअल में, मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम खुद सर्च मार लेना, ठीक है। एक जमाना था जब इंडिया का जीडीपी सबसे ज्यादा था, उस राजाओं की, मतलब उस जमाने की बात कर रहा हूं, बहुत पहले की जमाने की बात कर रहा हूं। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, रियलिटी में पूरी दुनिया में इंडिया नंबर 1 पे था। और इंडिया इतना नहीं था, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, आर्यव्रत तो यानी कहां से कहां तक था, समझ रहे हो। तो एक्चुअल में उस समय के लोग, जब जैसे अब तुम बिहार में हो, अब नालंदा का वर्णन तुम्हें पता ही है ना सारा का सारा। नालंदा कोई मतलब कोई छोटा मोटा नहीं था, दुनिया के लोग पढ़ने आते थे नालंदा के अंदर, दुनिया के लोग, ठीक है। यहाँ के जो टीचर्स थे, यानी साइंटिस्ट, टीचर साइंटिस्ट सब थे, वो बहुत टॉप मोस्ट कंडीशन पर थे। जो करना है तुम अब स्टूडेंट से करते हो, छू के बता देते थे। ऐसे थोड़ी ना एक चीजें थी। अब क्या हो रहा है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड होते जा रहे हैं। हमने टेक्नोलॉजी बना ली, 1000 लोगों का ब्रेन एक जगह भर दिया,
एआई के अंदर। अब एआई का यूज करके हम चीजें कर रहे हैं, रियल में अपनी कैपेबिलिटी घटाते जा रहे हो। कैलकुलेटर आने से पहले या मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल आने से पहले सबको नंबर याद होते थे सबके, क्योंकि मेमोरी नहीं थी ना हमारे पास, याद ही रखते थे। जब से वो आ गए आपको अपने घर वालों के नंबर तक याद नहीं है। एक आध छोड़ दो, एक आध, सारे घर वालों के नंबर याद नहीं होंगे तुम्हें। अरे एक घर का एग्जाम्पल ले लिया मैंने, पर रियलिटी कह रहा हूं कि लोगों को एक दो नंबर के अलावा याद नहीं होते, ठीक है। और जहां मैंने दो चार और खानदान का जोड़ा तो तुम बिल्कुल याद नहीं होंगे, क्योंकि मेमोरी में फीड है। ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आ गई है, एआई, अब तुम और दिमाग से पैदल होने वाले हो। मैं मेडिकल की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेडिकल डिपेंड होने वाला है एआई के ऊपर। अब रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है, रोबोट ही सर्जरी कर रहे हैं। अरे ये तो सब जगह हो गया है ना, अब तो सारे हॉस्पिटल्स के अंदर है। हाँ, सर्जरी रोबोट करते हैं, बस इंसान तो मैनुअली बस देख रहा है टीवी में क्या चल रहा है, रोबोट कर क्या रहा है, वो सारा और एकदम एग्जैक्ट करते हैं, मतलब मिली मिली उसमें भी एकदम सटीक लगाते हैं, स्टिचेस ऐसी करते हैं कि क्या मतलब गजब लेवल की। तो एक चक्कर में एआई तुम्हारी नौकरी भी खाने वाला है फ्यूचर में। तो पर तुम्हें बहुत एडवांस होना पड़ेगा, नॉर्मल डॉक्टर बनोगे तो कुछ ना होगा, ठीक है। सिनेप्टिक डिले और सिनेप्टिक फटीग यहां पर नहीं मिलेगा, पर यहां पर मिलने वाला है। अब बताओ, ये पॉइंट्स में कोई डाउट है? अक्सर कर मैं ऐसे सिनेप्स की बात करूं तो कहां देखने को मिलेंगे? कार्डियक मसल्स के अंदर। मतलब सही मायने में अब युद्ध है। अब दो तरीके के लोग होंगे, या तो सरेंडर कर देंगे कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो पड़ा रहूंगा ऐसे ही। एक ऐसा होगा कि देखते हैं कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, हमारे पास रियल इंटेलिजेंस ही है। अब तुम किसको, मतलब तुम्हारे अंदर जिद होगी आगे बढ़ने की, तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अब तुम कमजोर हो अंदर से तो तुम विड्रॉ करके बैठ जाओगे, और ऐसे लोग इवोल्यूशन का पार्ट नहीं बनते। एक बार जन्म मिला है तो उस जन्म के अंदर अपना 100% दे डालो जो दे सकते हो। समझ में आई नहीं आई? तो ऐसे नहीं दोगे घूमने से, देना पड़ेगा पूरा अपना 100, मतलब पागलों की तरह जुट जाओ और पहुंच जाओ वहां पर, और वहां जो बेस्ट से बेस्ट कर सकते हो वहां कर डालो। मतलब एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता, अकॉर्डिंग टू वो जो बताया है गरुड़ पुराण, ठीक है। उसमें जो समझ में आया मुझे, मतलब अगर वो देखो एक्चुअली इट इज अ लिटरेचर, ठीक है। अब क्या सही है क्या गलत है तो किसी को कुछ पता ही नहीं रियलिटी क्या है, बट आप क्या फॉलो करते हो? लिटरेचर को तो फॉलो करते हो। तो लिटरेचर को फॉलो करते हो तो इसके हिसाब से चीजें ऐसी हैं कि एक एक जन्म मिला है, इसमें अपना बेस्ट दो, मतलब अपने जीवन का जो बेस्ट दे सकते हो, जो कर सकते हो बेस्ट। तो मैं क्यों कहता हूँ तुम मत घूमो यार इधर उधर हाथ पकड़ घूम रहे हो, बर्बाद कर रहे हो अपना, सब बर्बाद कर रहे हो। अपना यहां हो तो अपना बेस्ट दो, मेडिकल कॉलेज में तो अपना बेस्ट दोगे, और जब प्रैक्टिकल फील्ड में पहुंचोगे तो अपना बेस्ट दोगे, ठीक है। बस ये दिमाग में रखो, मैं अपना बेस्ट दूंगा और कुछ भी नहीं। अब ये कहां देखने को मिलेंगे भाई? ये प्रेजेंट इन कार्डिक मसल्स, या तो कार्डिक मसल्स के अंदर मैंने इंटरकैलेटेड डिस्क, अच्छा अभी नहीं बताया, डिफरेंस कराया था ना कार्डिक मसल्स वाला डिफरेंस, आगे टिश्यू में कराऊंगा, वहां मैं ध्यान रखना, वहां बताऊंगा मैं। ये इनको बोलते हैं गैप जंक्शन, जो पिंक कलर की प्रोटीन दिख रही है ना, ये गैप जंक्शन है। यहां कोई गैप जंक्शन नहीं होते, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। अब बताओ, ये मोस्टली प्रेजेंट बिटवीन न्यूरॉन्स, प्रेजेंट बिटवीन न्यूरॉन्स। अब इसको एनसीईआरटी ने डिटेल में दे रखा है, केमिकल सिनेप्सिस को, ये कैसे होती है। सिनेप्टिक फटीग लिख दो, हाँ फटीग रह गया। डिले का मतलब देरी, देरी से नहीं समझ में, यहां से तुम ट्रेवल करोगे या यहां से ट्रेवल करोगे तो देर यहां नहीं होगी, देर तुम्हें घर पहुंचने में यहां पर होगी। फटीग का मतलब है सिग्नल जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर न्यूरोट्रांसमीटर खाली हो गए तो तुम सो जाओगे। समझ रहे हो? थकान जो तुम्हें देखने को मिलती है ना, थक गए, अब काम नहीं हो रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, सिनेप्टिक फटीग हो रही है। तो फटीग हमेशा वहां होगी, यहां कभी सिनेप्टिक फटीग नहीं होगी। कभी आपका हार्ट थकता है क्या बीट करने से, कि भाई आज मुझे आराम करने दे, आज नहीं धड़कूंगा मैं, ऐसा होगा क्या? जन्म लेने से पहले धड़कना चालू करता है और अंत सी पर होता है। धड़कना बंद हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, फिर खेल खत्म, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात? क्या बेटा? हमें क्योंकि यहां पर क्या है, गैप जंक्शन, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है, नेवर फटीग, ठीक है, नेवर डिले, प्रॉपर तरीके से काम करते रहते हैं सुचारू रूप से। बट यहां पर चीजें हो सकती हैं, आ रही है ना? हाँ, तो इसको लिख लिया।
क्या? स्केलेटल मसल्स? क्या स्केलेटल ये वाली मसल्स कह रहे हो ना? हाँ तो इनमें ये होता है ना, अरे बिटवीन ऑल न्यूरॉन्स, मसल्स भी तो न्यूरॉन से जुड़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अरे हाँ है ना? आगे आ जाओ। अब आ जाओ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स केमिकल प्रोसेस। पूरा पेज यूज होगा तुम्हारा, फुल पेज हॉरिजॉन्टल, मतलब अगर पेज में थोड़ी जगह बच रही है छोड़ दो, फुल पेज हॉरिजॉन्टल। आ जाओ तेजी से। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ये एक्चुअल में समझना थोड़ा, कहां गया बच्चा? कौन था? हाँ, अब समझना कैसे होगा, मैकेनिज्म कैसे चालू होती है, इलेक्ट्रिकल केमिकल को इंड्यूस कैसे करता है। अब समझना, हाँ ईपीएसपी ठीक है, एक्साइटेबल पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, अभी उसमें लिखूंगा इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। देखो तसल्ली से बनाना, ठीक है। कल क्लास है सेम टाइम। हाँ तो कल सोच समझ के देख लेना, अनाउंस कर दिया नहीं कर दिया है? मेरी क्लास है, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने अपना रिजर्वेशन एक दिन डिले इसीलिए कराया कि मैंने अपनी क्लास रखी है। आज की जगह मैंने कल का कराया, मैंने एक दिन डिले किया है। डिले इसलिए किया है क्योंकि मेरी क्लास है, चाहे कुछ भी हो मेरी क्लास रहेगी सेम टाइम। सेम टाइम सेम जगह, बिल्कुल सही। हाँ बी एन राय सर की भी क्लास हो सकती है, उनकी भी होगी, पर मेरी भी है। मेरी में कोई इफ एंड बट नहीं है, वो तो रहेगी। मेरा टाइमिंग तो वही सेम रहेगा, वो फिर भी पूछ लूंगा, मैं भी बात करता हूँ, अनाउंसमेंट करवा देते हैं। और लगभग अगले सैटरडे को भी होगी, जब भी मेरा सैटरडे आएगा उस पर भी मेरी क्लास रहेगी। कोई सेकंड थॉट लेके ही मत आना कि होगी या नहीं होगी, होगी। मतलब मेरा टर्न होगा तब। तरुण सर भी सैटरडे को ले रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी मेरी भी सैटरडे को रहेगी। अरे डायग्राम मेरे साथ बनाओ बेटा, तुम अलग से टाइम लेते हो डायग्राम बनाने का, स्टार्ट करो बनाना। तेजी से तेजी से। मान लो डेंड्रॉन है, और डेंड्रॉन पे क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर का मतलब एक तरीके से सोडियम चैनल्स हैं ये। वही सोडियम चैनल्स, ये बाइंडिंग साइट्स हैं इनकी। ठीक है, अब समझना, बहुत अच्छी तरीके से समझना कि एक्चुअल में हो क्या रहा है।
जैसे बच्चा कहाँ गया वो, ठीक है, यहां पर अंदर पॉजिटिव था, बाहर नेगेटिव, ये इंपल्स थी ना, इंपल्स। इंपल्स चार्ज की फॉर्म में मूव कर रही है। मैं इलेक्ट्रॉन भी दिखा देता हूं इस तरीके से, इलेक्ट्रिकल है। अब ये आप जानते हो, ये जो चैनल दिखाए थे ना, ये क्या थे, कैल्शियम चैनल्स हैं। कौन से चैनल्स हैं, वोल्टेज गेटेड है लिगेंड गेटेड, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। तो कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल कब खुलेंगे, जब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वोल्टेज चेंज होगा तभी तो खुलेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं जो इंपल्स है यानी इलेक्ट्रॉन्स है, या डीपोलराइजेशन सीधे इनसे टकराएगा, तो खुलेंगे या बंद होंगे, खुल जाएंगे, यानी ये क्या हो जाएंगे, ओपन, ओपन हो जाएंगे। अगर ये ओपन होंगे तो तुरंत किसकी एंट्री होगी अंदर, कैल्शियम आयन की एंट्री नहीं होगी अंदर, कैल्शियम आयन की अंदर क्या हो जाएगी, एंट्री। अब कैल्शियम आयन एक्ट है सेकेंडरी मैसेंजर, अभी हार्मोन में भी पढ़ाने वाला हूं। ये क्या काम करेंगे, इन वेसाइकल्स से बोलेंगे कि भाई तुम्हारा समय आ गया, आप क्या कर जाओ, फ्यूज कर जाओ, एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। समझ में आया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स टकराए, कैल्शियम चैनल खुले, कैल्शियम की एंट्री हुई, एक्सोसाइटोसिस स्टार्ट। समझ में आया बेटा, ये क्या हो रहा है, एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स। अगला चैप्टर वो है हार्मोन वाला, ध्यान रखना, उसमें फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगी आपकी पूरी। जैसे ही एक्सोसाइटोसिस होगी, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ जाएंगे, कहां, साइनेप्टिक क्लफ्ट में आ गए। आते ही भाई यहां पर क्या लगे होंगे, रिसेप्टर्स। बाइंड करके दिखा दो, रिसेप्टर से बाइंड हो गया, रिसेप्टर से जैसे ही ये बाइंड करेंगे खुल जाएंगे। सोडियम चैनल्स ही तो है ये, तो इससे क्या होगा, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स, सोडियम लिगैंड गेटेड चैनल, ये क्या हो जाएंगे, ओपन। क्योंकि लिगैंड कौन काम कर रहा है यहां पर, एसिटाइल कोलिन एक्ट एज लिगैंड। जैसे ही ओपन होंगे तो अंदर कौन एंट्री करेगा इस बार, अब एंट्री सोडियम आयन की होगी। सोडियम आयन की एंट्री होने का मतलब क्या है, अगले न्यूरॉन के अंदर थ्रेशोल्ड वैल्यू जनरेट करना, और थ्रेशोल्ड वैल्यू से क्या होगा, जो आगे के सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे। सिंपल सी बात, जो आप तो समझ में, आप चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, अब कंसेप्ट सारा सेट हो रहा होगा। ये सब क्या है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, ये ओपन हो जाएंगे। जैसे ही ओपन होंगे, समझना, तो सोडियम की एंट्री होगी अंदर दूसरे न्यूरॉन के अंदर, ये तो आप समझते ही हो। यानी क्या हो जाएगा, डी पोलराइजेशन, यानी दूसरा न्यूरॉन एक्साइटेबल हो गया ना, एक्साइटेड हो गया ना, इसलिए इसको बोलते हैं एक्साइटेबल पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, यानी पोस्ट सिनेप्स के अंदर न्यूरॉन का एक्साइट हो जाना। ये प्री सिनेप्टिक हो गया, पोस्ट सिनेप्टिक हो गया, नहीं आया क्या, दूसरे न्यूरॉन को, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को एक्साइट करना, ठीक है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, तो ये है। तो समझ में आया नहीं आया, अरे हाँ या ना, ये सोडियम आयन इनको एक्टिवेट खोलेंगे, थ्रेशोल्ड वैल्यू जनरेट करके, डीपोलराइजेशन हो गया। अब यहां तक कोई डाउट है किसी को, ये मैकेनिज्म पूरी नहीं हुई है। कौन सी, ये सोडियम, ये तो बाहर पड़े हैं, बाहर की फ्लूइड में, न्यूरॉन के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। मुझे इतनी फिजिक्स ज्यादा नहीं आती मुझे, नहीं नहीं, मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे फिजिक्स ज्यादा नहीं आती, पर मैं इतना है कि मैं थोड़ी दूसरी फिजिक्स पढ़ता हूँ, मतलब जो स्पिरिचुअल वाली है, ठीक है, लेकिन तू बता, मैं सीख लूंगा तुझसे भी।
EM वेव की फॉर्म में क्या हुआ? हाँ ठीक है, बाहर के फ्लूइड में थी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बाहर है। क्या नहीं आया? कौन सा वाला सोडियम? देख देख, वो सोडियम से मतलब नहीं, वो वाला जे वाला सोडियम, सोडियम है। इतना जानते हैं कि सोडियम आयन अंदर जाएगा तो डीपोलराइजेशन करेगा। मैं दिल से बताऊं, मैं दिल से बताऊं, तुझे ये सोच अभी नहीं रखनी है, सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन रुक जाएगा। ना तो तू रिसर्च में जा पाएगा, ना तू डॉक्टर बन पाएगा। उसमें जाने के लिए डिग्री लेने, मतलब पहले तो वहां पहुंचना पड़ेगा। समय से पहले और समय के बाद अगर कोई एक्टिवेट होता है तो बर्बाद हो जाता है। जो समय के साथ चलता है वो टारगेट को अचीव कर लेता है। ये मेरा अपना मतलब एक्सपीरियंस है। अभी समय नहीं है तेरा इन चीजों को इंटरप्रिटेट करने का। अगर तू मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच पाया, सब कचरा हो जाएगा। और मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के लिए बहुत तामझाम नहीं करना है। एनसीईआरटी सरकार कहती है एनसीईआरटी पढ़ ले, पूरा पेपर यहां से आ जाएगा, ठीक है। और तूने अगर दिमाग लगा दिया ये वाला फिजिक्स वाला केमिस्ट्री वाला कॉम्बिनेशन वाला, कचरा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और एक्चुअल में दिमाग कब लगाना है? सिलेक्शन के बाद, तब उसका आउटपुट निकलेगा। तब तुझे वो लोग मिलेंगे, वो किताबें मिलेंगी, वो लाइब्रेरी मिलेगी, समझ रहे हो, वर्ल्ड लेवल की चीजें मिलेंगी, वहां उसकी वैल्यू होगी। समझ रहे हो, यहां इसकी वैल्यू नहीं होगी। तो समय के साथ से सब चीजें चलनी चाहिए। अगर तू ये अप्रोच, अब ये लेकिन अप्रोच चेंज मुझे नहीं, ये तुझे अपने अंदर अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। अगर तू अप्रोच चेंज कर गया, तू देसी सिंपल अप्रोच लेके चल। एनसीईआरटी पर कमांड करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, इस साल सिलेक्शन लेना है, फिर मैं अपनी अप्रोच चेंज करूंगा। अगर नहीं की तो यार फिर कपड़ा चला हो जाएगा, ठीक है। यहां तो सिंपल है यार, अंदर हमें थ्रेशोल्ड जनरेट करना है। मैं कंसेप्ट लेके चल रहा हूं, थ्रेशोल्ड जनरेट करना है। थ्रेशोल्ड सोडियम से होगा, चाहे सोडियम कहीं से भी आए, पाताल से आए, स्वर्ग से आए, नर्क से आए, सोडियम आ जाए अंदर तो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन पर डोमिनेंट हो जाएगा। डोमिनेंट हो गया तो अंदर चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो गया। हर चीज को सिंपल करो, हर चीज को सिंपल करो। और मैं कह चुका हूं कि अभी नोबेल प्राइज 3 साइंटिस्टों को जो मिला था वो इस वजह से मिला था क्योंकि उन्होंने एपोप्टोसिस की मैकेनिज्म को इतना सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि एक रिक्शे वाले, एक लेमैन को समझ में आ जाए, जो ऑलरेडी पहले दे चुके थे साइंटिस्ट, पर वो इतनी टिपिकल थी, उसको सिंपल कर दिया, बहुत सिंपल यूबिक्विटाइजेशन मैकेनिज्म। तो 3 साइंटिस्ट को बायोकेमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला। तो एक्चुअल में हमें चीजें सिंपल करनी है। आपके दिमाग को इतना सिंपल सरल करना है कि हर चीज टिपिकल से टिपिकल चीज आपको सिंपल दिखनी चालू हो जाए, कंसेप्ट अपने आप बनने चालू हो जाए। मतलब हर चीज तुम्हें दिखनी चाहिए, दिखनी सिंपल, ये चीज ये है, ये तो बस। जहां तुम कॉम्प्लेक्स बनाना चालू कर दोगे तो तुम्हारा दिमाग कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कचरा हो जाएगा सारा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं मेरी आदत क्या है हर चीज को सिंपल करने की, समझ रहे हो। तभी मुझे लोग, इंडिया के लोग वैल्यू नहीं देते, मैं रियल बोल रहा हूं, क्योंकि यहां नहीं देते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मैं बताया था ना कि फॉरेनर का मतलब है जब हम लोग स्कूलिंग करते हैं, स्कूलिंग से सेमिनार्स होते हैं जिसमें पूरी दुनिया के लोग आते हैं, ठीक है। फिनलैंड, जैसे मैंने, मेरा इंटरेस्ट फिनलैंड के साइंटिस्ट से हुआ था नैनो मेडिसिन के लिए, तो उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया था, मतलब बहुत ज्यादा। पीछे पीछे घूमे थे कि सर ये मेडिसिन बनी कैसे। जब नाइपर, नाइपर तो पता है चंडीगढ़ में ड्रग फार्मा का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट नाइपर, उसमें इंडिया से सिर्फ 5 लोग सेलेक्ट किए गए थे, उसमें एक मैं भी था, ठीक है, नैनो मेडिसिन के लिए, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और एचआईवी पर मेरा वर्क था, जिस पर हमने एक ऐसी मेडिसिन तैयार की थी स्पेशली गोल्ड और सिल्वर नैनो पार्टिकल और एक प्लांट के कॉन्जुगेट के संग मिला करके, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस की अब तक 4 से 5 मेडिसिन है, 50 सालों में कोई मेडिसिन ही नहीं है, ठीक है। पर उसके बाद फिर मैं टीचिंग में आ गया, पर उसका पेटेंट रह गया, पर वो आगे प्रोसेस चल रही है, लोग कर रहे हैं उसके ऊपर आगे फर्दर काम, रिसर्च पेपर ऑलरेडी छपे हुए हैं, तो लोग उसके आगे काम करना चालू कर देते हैं। तभी मैं समझ में आया कि यहां चीजों को कॉम्प्लेक्स करो, समझ में ना आए तो वैल्यू है, पर बाहर चीजों को सिंपल करो, समझ में आनी चाहिए तो आपकी वैल्यू है, समझ रहे हो। पर अभी अपने लिए मैं तेरे लिए बता रहा हूं, तेरे लिए बेटर तब है जब तू चीजों को सिंपल करना चालू कर देगा, ठीक है। तो अभी कॉम्प्लेक्स मत करो, सिंपल करो, हर चीज को सिंपल दे। मैं तुम्हें क्यों कंसेप्चुअल पढ़ा रहा हूं, तुम्हें कंसेप्चुअल इसलिए पढ़ा रहा हूं, तुम चीजों को समझो, यार ये हो रहा है, ये इसलिए होता है, सोडियम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मैं सोडियम की जगह क्लोराइड अंदर एंटर करा दूं तो क्या होगा, क्या होगा?
सबसे पूछ रहा हूं, इधर इधर सबसे, सोडियम की जगह मैं नेगेटिव आयन अंदर एंटर करा दूं तो क्या होगा? गीत मत गाओ, एक जना हाथ उठाए, क्या होगा? तो क्या होगा? ज्यादा नेगेटिव होने से क्या होगा? हाइपर पोलराइजेशन। सोडियम की जगह मैं क्लोराइड आयन एंटर करा दूं, कोई भी नेगेटिव आयन एंटर करा दूं, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इनहिबिटरी पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल। सिंपल। हर चीज को सिंपल करो, कंसेप्चुअल लेके चलो, रट्टा नहीं मारना है। बायोलॉजी को मैंने बहुत चेंज किया है। लोग बायोलॉजी को रटने का सब्जेक्ट कहते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बेइज्जती करते थे बायोलॉजी की। समझ रहे हो? क्योंकि नॉलेज नहीं है ना उनको, इसलिए। जब बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर के पास ही भागेंगे। जब बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर के पास भागेंगे, किसी फिजिशियन के पास नहीं जाएंगे। वो जो फिजिक्स वाला होगा, डॉक्टर साहब बचा लो, और डॉक्टर साहब बायोलॉजी से बचाएंगे, फिजिक्स से नहीं बचाएंगे। समझ में आया? तो वैल्यू तब होगी जब उसकी जरूरत पड़ेगी। तो उनको लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। अगर सब्जेक्ट नहीं होता तो तुम डॉक्टर कैसे बन जाते भाई? नहीं, फिजिक्स तो सब जगह है। फिजिक्स में बायोलॉजी है, उनसे कहा सर फिजिक्स में बायोलॉजी है। यस बेटा, बायो फिजिक्स सब्जेक्ट है पूरा का पूरा। आखिर में आर्टिफिशियल ऑर्गन जितने भी बन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बन रही है, ब्रेन पे जो काम चल रहा है बायो फिजिक्स। ठीक है, जो तुम पढ़ोगे आगे जाकर के। तो कोई कहे कि बायोलॉजी में फिजिक्स है, कहते तो फिजिक्स में बायोलॉजी है। और मैथ सबकी जननी है। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन तुम्हारा वीक है तो तुम, चलो ये, अरे ये लिख लिया, बना लिया सबने। अब मुझसे सब पूछ लो पहले इसमें, तब मैं आगे की स्टेप लिखूंगा इसके अंदर। मुझसे पूछ लो क्या समझ में नहीं आया इसके अंदर। हाँ, इसमें क्या है यार? भाई बाहर कैल्शियम आयन भरे रहते हैं, ये तो जानते हो ना, कैल्शियम आयन तो बाहर है। ये क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कैल्शियम भर भर के है, ये गया तो खेल खत्म। जैसे ही चैनल खुलेंगे तो कैल्शियम अंदर ही तो आएगा। और कैल्शियम अभी एनसीईआरटी में अगर पढ़ रखे होगे हार्मोन वाले चैप्टर में, सेकेंडरी मैसेंजर। तो कैल्शियम आयन एक्ट है सेकेंडरी मैसेंजर, जो क्या काम करा रहे हैं? एक सिग्नल को भेज करके एक्सोसाइटोसिस करा रहे हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर को सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? बाहर आते ही बाइंड करेगा, सोडियम अंदर आएगा, डीपोलराइजेशन। कोई डाउट? अब समझो, सिग्नल तो चला गया, अब सिग्नल को रोकना भी तो है। सिग्नल को रोकने के लिए ये कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर जरा बताओ? अगर मैं कहूं सिग्नल को रोकना है तो एसिटाइलकोलिन को क्या करना होगा? ब्रेक। किसमें ब्रेक करोगे? एसीटेट प्लस कोलिन के अंदर। कौन तोड़ेगा? यहां पर एक एंजाइम होता है, ये यहां लगा हुआ होता है एंजाइम, इन सब जगह एंजाइम लगा हुआ है। पोस्ट सिनेप्टिक नोड पर एंजाइम लगा हुआ होता है। एंजाइम इज अ प्रोटीन। कौन सा एंजाइम है ये? इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दूं क्या? ACHE। अच्छा, पूरा लिख दूं? इसको लिखते हैं ACHE। ये एंजाइम क्या करेगा? इसको एसीटेट और कोलिन में तोड़ देगा। समझना मेरी बात। अब जरूरत किसकी है? ऐसी अंदर कौन जाएगा, एसीटेट या कोलिन? अब अंदर कौन जाएगा, एंटर कौन करेगा अंदर? एक ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, में लिख दूं यहां पर? एसिटाइल कोएंजाइम ए नाम की चीज पढ़ी है आपने? एसिटाइल कोएंजाइम ए, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सही। ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लेना, ठीक है? ये कौन है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं। इसमें कोलिन, एसिटाइल वहां से मिलेगा, कोलिन यहां से मिलेगा। ये कोलिन एसिटेट वहीं रह जाएगा, जो और साइकिलों का और साइकिलों में एंटर कर जाएगा, जो अदर मेटाबॉलिक साइकिल चल रही है। ये सीधा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से कहां चला जाएगा? अंदर। कौन चला गया ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से? कोलिन।
ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये वाला पार्ट। एनसीईआरटी यहां खत्म हो गई। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूं कि कोलिन अंदर गई, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, कौन सा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे होता है बस वो समझा रहा हूं। कोलिन कहां गया? अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए, जगह कम है, चलो समझना। कोलिन अंदर गया, ये कोलिन किससे मिलेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए एक एंजाइम होगा। कौन सा एंजाइम? कैट। इससे क्या बन जाएगा? देखो, कोएंजाइम ए अलग चला गया, कोएंजाइम ए बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, कोएंजाइम ए जो कहा चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। समझना, अब कोएंजाइम ए तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, अब एसिटाइल और कोलिन आपस में मिल जाएंगे, तो क्या बन गया? एसिटाइल कोलिन। इसे कैसे लिखते हैं? ACH, ACH बन गया एसिटाइल कोलिन, जो क्या कर देगा? इन रिसाइकल्स को रिफिल कर देगा। अब इस मैकेनिज्म को कराने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, क्या बोलते हैं इस एंजाइम को? CAT, कैट, CAT, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, CAT, कैट, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो कैट एंजाइम की प्रेजेंस में वापस क्या बन जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो इन वेसाइकल्स को क्या कर देगा? रिफिल कर देगा। यानी कहानी फिर से वहीं स्टार्ट हो गई। अगर मैं इस पूरी स्टेप को नंबर में डिवाइड करूं तो सबसे पहला स्टेप क्या हो रहा है? इंपल्स ट्रेवल कर रहा है, जिसकी वजह से कैल्शियम बीजीसी चैनल खुल रहे हैं, इसकी वजह से एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हो रही है। कोई डाउट? और एक्सोसाइटोसिस होने से सोडियम चैनल्स खुल रहे हैं, सोडियम चैनल्स खुलने की वजह से सोडियम की एंट्री हो रही है, और सोडियम क्या काम कर रहा है? डीपोलराइजेशन, यानी दूसरे न्यूरॉन को एक्साइट कर रहा है। इसी को बोलते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट कर दिया, यानी वो पोटेंशियल जनरेट कर दिया जो दूसरे न्यूरॉन को एक्साइट करेगा। कोई डाउट? अब इस मैकेनिज्म को रोकना है। रोकने के लिए सबसे पहले क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन, यानी एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एसिटाइल कोलिन को तोड़ देगा। फिर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन इस एसिटाइल कोलिन को अंदर, इसमें कोलिन को अंदर लेकर के जाएंगे। कोलिन अंदर जाएगा तो क्या काम होगा? कोलिन अंदर जाएगा तो कैट की प्रेजेंस के अंदर क्या काम करेगा? ठीक है, ACH का फॉर्मेशन होगा। 9 कर दो इसको। और 10th नंबर पर क्या होगा? रिफिलिंग। रिफिलिंग, अगेन कहानी स्टार्ट हो जाएगी। अब मुझे बताओ, कोई डाउट है इसके अंदर? नंबर से पढ़ लो। हाँ बताता हूँ। हाँ, ये वाला सोडियम अंदर आया, ये तो डीपोलराइज कर रहा है, और कौन सा कर रहा है? अरे डीपोलराइज नहीं करेगा, ये सिर्फ ये थोड़ा सोडियम अंदर आएगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू भूल कैसे कल कराया था मैंने। स्टार्टिंग में जो सोडियम एंटर करते हैं लिगैंड गेटेड चैनल से या मैकेनिकल गेटेड चैनल से, जो ओनली थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रिएट करते हैं। समझ रहे हो? डीपोलराइजेशन के लिए हमेशा वोल्टेज गेटेड चैनल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कल ही तो पूरी मैकेनिज्म करा के चुका हूं। तुम क्या कह रहे थे बेटा? ये ओपन हुआ, कैल्शियम की एंट्री हुई, एक्सोसाइटोसिस हुई, एक्सोसाइटोसिस होकर बाहर निकला, ये बाइंड करेगा ना, पहले बाइंड करके सोडियम की एंट्री होगी।
वो तो अपना चल अलग मैकेनिज्म है, ठीक है। ये पहले पहले तो सिग्नल जाएगा ना, तुम पहले तोड़ दोगे तो सिग्नल कैसे चला जाएगा? पहले सिग्नल भेजोगे ना, ये बाइंड किया, सिग्नल गया, अब सिग्नल रोकना है, रोकने के लिए क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन, तब जाकर के अंदर आएगा और रिफिलिंग होगी फिर से। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो ना। अब बताओ इसमें किसी को कोई डाउट शाउट है तो जल्दी बोलो, तुम टाइम लगा रहे हो। न्यूरोट्रांसमीटर कई प्रकार के होते हैं, उसमें एक प्रकार एसिटाइल कोलिन है। अभी मैं लिखा रहा हूं सारे न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब है जो न्यूरॉन के बीच में सिग्नल देने का काम करते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। इसमें एसिटाइल कोलिन उसका एक एग्जाम्पल है। और बोल। हाँ यस, ये Na+ थ्रेशोल्ड वैल्यू जनरेट कर रहा है, और ये थ्रेशोल्ड वैल्यू इसको खोलेगा, तब जाके डीपोलराइजेशन होगा। वो मैं कराऊंगा ना, अभी तो आगे की मैकेनिज्म है। ये जो समझा रहा हूं वो बताओ, समझ में आया नहीं आया? आगे बढ़ू बेटा। अब एडिंग डालो, इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। हाँ ये तो एक्साइटेटरी हो गया। सिग्नल को भेजने के लिए सिग्नल रोकना है, सुलाना है आपको, सिग्नल रोकना है, ठीक है। जैसे आपको एंजाइटी हो गई, पगला गए आप, ठीक है। हाँ नहीं, जो लोग कहते हैं मैं पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ, चार लोग पकड़ रहे होते हैं मूवी, सीधे बैठो सीधे, ठीक है, मूवीज के अंदर, तो उनको एक इंजेक्शन ठोका जाता है, देखा होगा आपको। कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? ड्रग्स भूल गए सारी? चलो अभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में ड्रग्स नहीं पढ़ाए थे मैंने? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज बिल्कुल नहीं पढ़े? गॉडजिला मूवी थी या जुरासिक पार्क मूवी में जो इंजेक्शन लगाते थे, ट्रैंक्यूलाइजर, कौन है, कौन बोला? हाँ पर सीधा बैठ। ट्रैंक्यूलाइजर, तो ट्रैंक्यूलाइजर इज अ स्लीप इंड्यूसर। ये क्या करते हैं, ब्रेन में गाबा इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को बढ़ा देते हैं, सुला देते हैं इंसान को, ठीक है। अगर कोई पगला जाता है तो उसको इंजेक्शन ट्रैंक्यूलाइजर तो लगा जाते हैं, ठीक है। कोई हाथी है देखा होगा ट्रैंक्यूलाइजर, जू में देखा होगा किसी लॉइन का ट्रीटमेंट करना है, ट्रैंक्यूलाइजर, ठीक है। समझ, इट इज अ स्लीप इंड्यूसर, ट्रैंक्यूलाइजर, ट्रैंक्विलिटी। तो अब मैं वही बात करूंगा आगे, ट्रैंक्विलाइजर कैसे काम करते हैं, ठीक है। ब्रेन के अंदर इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को कैसे बढ़ाओगे, यानी ये एक्साइटेटरी पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल था, मैं इनिबिटरी पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल की बात करूंगा, ठीक है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं आगे बढ़ रहा हूं। अरे तुम, हाँ बेटा, कौन सा? ये तुम मुझे रोकने के लिए बोल कर रहे हो ना ऐसे? मैं जानता हूं कि समझा दीजिए तो रुक जाएंगे, तो लाओ फिर। कौन था ये? रोकने के लिए कर रहे हो? तो ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आया हो, मैंने 3 बार समझाया है। कौन सा वाला, चलो बताऊं कौन सा वाला? ये नंबर बोलो, नंबर। 7वां नंबर। 7वां नंबर ये है, देखो एसिटाइल कोलिन तो निकल गया, अब इसको तोड़ने वाले जो एंजाइम होते हैं यही लगे होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक नोक के ऊपर, ठीक है। जैसे ही ये एंजाइम से टकराएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, 2 टुकड़े में बदलेगा। इसका कोई काम नहीं है क्योंकि ये और मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएगा, पर कोलिन अंदर चला जाएगा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से। जैसे कोलिन अंदर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक मीडिएटर होता है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने वाला, एसिटाइल कोएंजाइम ए, अभी पढ़ोगे आप उसके अंदर। एसिटाइल कोएंजाइम ए कोलिन से मिलेगा, कैट की प्रेजेंस में कोएंजाइम ए अलग हो गया, एसिटाइल अलग हो गया, इनके मिलने से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया, कोएंजाइम ए अंदर चला गया। समझ रहे हो ना? और एसिटाइल कोलिन जो बना है, इस एसिटाइल कोलिन की रिफिलिंग हो जाएगी, सिंपल। कोई डाउट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ये एक्साइटेटरी था, अब किसकी बात कर रहा हूं मैं? इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। तुम्हें जितना टाइम लेना ले लो, पर कल चैप्टर में खत्म करूंगा मैं, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाह रहा। कल का मतलब है एंड चैप्टर का, हर वीक में एक चैप्टर आपका एंड टारगेट है, पहले दे चुका हूं मैं। चाहे कुछ भी करो, कैसे भी करो, एक्स्ट्रा क्लास लगाओ, पर मैं बहुत आराम से करा रहा हूं, समझना आराम से। मान लो ये प्री सिनेप्टिक नोब है, मैकेनिज्म डिटेल तो समझा चुका हूं मैं, बस तुम्हें इतना समझाना चाह रहा हूं
कि अगर यहां से इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकलता, एक्साइटेटरी की जगह इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकलता, एसिटाइलकोलिन की जगह कोई इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकलता, तो क्या होता? तो क्या होता जरा बताओ। ये इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये कौन है? इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या सोडियम चैनल से बाइंड करेंगे? ये सोडियम चैनल्स थे, ये कभी भी सोडियम चैनल से बाइंड नहीं करेंगे, इनके चैनल्स अलग होते हैं। इनके चैनल्स होते हैं वो कौन से चैनल्स होते हैं? कैल्शियम चैनल्स। कैल्शियम बोल गया, क्लोराइड चैनल्स। ये कौन से चैनल्स है? लिगैंड गेटेड चैनल। इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सीधे इनसे बाइंड करते हैं, वो सोडियम से बाइंड नहीं करते। एक्साइटेटरी वाले सोडियम से बाइंड करेंगे, इनिबिटरी वाले सीधे किससे बाइंड करेंगे? क्लोराइड चैनल से। जैसे इनसे बाइंडिंग होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मिलने वाला क्लोराइड कहां चला जाएगा? अंदर। नेगेटिव आयन होता है, पॉजिटिव आयन होता है? ये नेगेटिव और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं अंदर, ये दोनों मिलकर के बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं कर देंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? हाइपर पोलराइजेशन, यानी इंपल्स रुक जाएगा। नहीं आया क्या? और आप सो जाओगे। अब इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में हो सकता है यहां पर सीरोटोनिन हो, जैसे सीरोटोनिन स्लीप इंड्यूसर होता है, सुला देगा आपको। हो सकता है यहां पर गाबा हो, जीए बीए। आपको ट्रैंकुलाइजर लगा दिए मैंने, तो ट्रैंकुलाइजर लगाते ही गाबा निकलेगा, गाबा क्या काम कर देगा? सुला देगा आपको। ब्रेन के अंदर जो भी सिग्नल जा रहे थे सब रुक जाएंगे, स्टॉप, एकदम ब्रेन स्टॉप हो जाएगा। इट इज इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो जितने भी इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो हाइपरपोलराइजेशन करते हैं, जितने भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो डीपोलराइज करते हैं। आई या नहीं आई? अब बताओ। तो अब मैं एग्जांपल लिखूंगा टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, एक तरफ लिखूंगा एक्साइटेटरी, इधर लिखूंगा इनिबिटरी। लिख दूं क्या? ये हो गया क्या? इसमें कुछ है नहीं, बस इतना लिख दो कि क्या है। हाँ, लिख रहा हूं, आगे लिखूंगा। गामा गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। हटा बेटा, लिखूं बेटा आगे? चलो न्यूरोट्रांसमीटर करा के आज छोड़ दूंगा, कल ब्रेन चालू करूंगा, पर कल ही ब्रेन खत्म कर दूंगा मैं। हाँ, अरे कोई इतना बड़ा ब्रेन नहीं है। पूरा ब्रेन यार, ब्रेन में तुम्हारे में कुछ है थोड़ी ना। सिलेबस में एनसीईआरटी में क्या है? 4 ब्रेन बस। मिड ब्रेन में कुछ है नहीं, हैंड ब्रेन में कुछ है नहीं, सेरिबेलम में अकेला। हाँ, तो मैं याद ही करा दूंगा यहाँ पर। तो तुम 15 मिनट दे दो तो मैं आज तुम्हें समरी करा देता हूँ ब्रेन की पूरी। अच्छा, कवरिंग ऑफ ब्रेन करा दूंगा आज मैं। कवरिंग तो करा दूंगा, कवरिंग तो जरा सा है, जैसे कल मैं ब्रेन चालू करा दूंगा प्रॉपर, कवरिंग ऑफ ब्रेन आज करा देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ बेटा मैं। लिख रहा हूं मैं। टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स। कल बहुत आराम से हो जाएगा, मतलब ब्रेन अब है नहीं, बचा नहीं ब्रेन में कुछ अब। एक जमाने में ब्रेन हम बहुत ज्यादा कराते थे, एक जमाना था ब्रेन में बहुत सारी चीजें, पर अभी भी मैं बहुत करा दूंगा ब्रेन में। मतलब एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट करा दूंगा मैं, छोड़ूंगा तो नहीं कुछ भी, पर बहुत ज्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं होगा।
एक तरफ ले लेना एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक तरफ लेना इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी जैसे ग्लूटामिक एसिड। क्या कह रहे हो बेटा? क्या? अच्छा अच्छा, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एसिटाइल कोलिन। और बोलो। एपी नेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। ये बहुत है, इतना ही कर लो, बहुत है, ठीक है। मेनली तो आपके जो आप पढ़ रहे हो, आपके जो बार बार पढ़ोगे वो एसिटाइल कोलिन पढ़ोगे, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट एक ही बात है, एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट एक ही बात है। ग्लैंड से निकलते हैं तो उनको एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन बोल दोगे, न्यूरॉन से निकलते हैं तो उनको एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन बोल दोगे, एक ही चीज है, इनके रिसेप्टर भी एक जैसे होते हैं। यहां पर देखो एक तो आएगा गाबा, GABA, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। इसके अलावा जो अक्सर कर मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, वो है डोपामाइन, तो खैर पढ़ाते ही हैं, बट अभी बताया था सीरोटोनिन। सीरोटोनिन स्लीप इंड्यूसर होता है। डोपामाइन, देखो एक्चुअल में डोपामाइन को इनहिबिटरी में रखा गया है, पर डोपामाइन के बहुत सारे रिसेप्टर ऐसे भी होते हैं जहां एक्साइटेटरी होते हैं ब्रेन में, जानते हो? ठीक है, अभी ड्रग्स पढ़ाऊंगा, ड्रग्स में वो मैं समझाता हूँ ना, वो मतलब एम्फेटामिन्स, याद है तुम्हें? सुपरमैन ड्रग। या तुम लोगों ने मूवी बताता हूँ, वो मंजुलिका वाली मूवी, क्या नाम था, भूल भुलैया। भूल भुलैया, उसमें इसका किरदार देखा ना, उसमें भूत आ गया, कहते हैं ना भूत आ गया उसके अंदर। इट इज अ ड्वेल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, वो किसी में भी हो सकता है, भूत नहीं होता, समझ रहे हो? मैं सच कह रहा हूं, सबसे खतरनाक अगर दुनिया में कोई है तो वो इंसान है, शरीर सहित। जब शरीर नहीं होता तो वो इंसान की ताकत आधी रह जाती है। भूत तुमसे ज्यादा पावरफुल नहीं है, समझ रहे हो? एक्चुअल में रियलिटी में तुम्हारे पास दो चीजें हैं, आत्मा भी है और शरीर भी है, तो तुम ज्यादा पावरफुल हुए ना। और एक्चुअल में जहां पर देखोगे लोग ज्यादा होते हैं वहां भूत नहीं होते, डरते हैं। इंसान सबसे सबसे खतरनाक है इंसान, ठीक है। तो उस मूवी में दिखाया होगा ना मंजुलिका वाला किरदार, देखा है ना, इट इज अ ड्वेल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। उसके केस में सुनो मेरी बात, वहां डोपामाइन का लेवल बढ़ रहा है, ड्वेल पर्सनैलिटी, वहां पर उसके केस में डोपामाइन का लेवल बढ़ रहा है, तो वहां डोपामाइन इनहिबिटरी नहीं है, या मैं इनहिबिटरी लिख रहा हूं। बॉडी में मोस्टली डोपामाइन के रिसेप्टर इनहिबिटरी हैं, पर कुछ जगह ऐसी हैं जब पावरफुल एक्साइटेटरी हैं, वो ब्रेन के अंदर कुछ जगह होती हैं, ठीक है, जहां रिसेप्टर बहुत खतरनाक एक्साइटेटरी हैं। जैसे आप मोबाइल देखते हो, आपको एडिक्शन हो जाता है मोबाइल का। कई बच्चे ऐसे होंगे रात में नींद तभी आएगी जब मोबाइल देख लेंगे, घर पे जाके बिस्तर इधर फेंकेंगे, बस्ता अपना बैग है, पहले तो यार मोबाइल उठाओ यार, ठीक है, आधा घंटे तक मोबाइल देखेंगे तब पढ़ाई चालू करेंगे, या सोएंगे तो समझो तब पढ़ाई चालू करेंगे, खाना खाएंगे तो जरूर देखेंगे, है ना? एडिक्शन है। तुम तो बड़े हो, छोट डाइजेस्टिव खराब कर लेगा अपना पूरा। छोटे बच्चों को तो बहुत बुरी हालत हो गई है, मोबाइल छीन लो। कई केस देखे होंगे कि बच्चों ने अपने मम्मा पापा को मार डाला, कई केस देखे हैं ना, मोबाइल छीन लिया तो। किसकी वजह से?
पबजी, हाँ वो क्या चलता था, पबजी पबजी, इट इज एडिक्शन। मतलब मैं कह रहा हूँ एडिक्शन है, क्योंकि उनका मेंटल विकास हुआ नहीं है, उनको एडिक्शन पहले हो गया। यानी उनको जब वो गेम खेलेंगे तो उनका डोपामाइन लेवल बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना? ऐसी कोई भी चीज जिसको आपको लत लग गई, लत समझ रहे हो ना, एडिक्शन, तो मतलब अब वो चीज नहीं मिलेगा तो आप एकदम अजीब सा रिस्पॉन्स दोगे, विड्रॉल रिफ्लेक्स बोलते हैं उसको। मतलब वो चीज आपके ब्रेन में डोपामाइन को बढ़ा रही है। समझ रहे हो? हाँ, तो वहां पर डोपामाइन एक्साइटेटरी वाला काम कर रहा है, और इसका एडिक्शन इतना खतरनाक होता है। हे, तुम्हें कोई बात बताना चाहता हूं, तुम सुनते ही नहीं हो। ठीक है, नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर से बच सकते हो, पर डोपामाइन का लेवल अगर हाइपर हो गया कुछ जगह, तो ये आपसे अच्छे काम भी करा सकता है, बुरे काम भी करा सकता है। जैसे तुमने 10th का एग्जाम बोर्ड का, 12th का एग्जाम बोर्ड का दिया होगा ना, बोर्ड के एग्जाम से पहले जैसे मुझे याद है, ठीक है, तो हम जो भी पढ़ रहे होते हैं फटाफट याद होता चला जाता है, और एक दिल में ख्याल आता है काश दिमाग ऐसा हमारा 10 दिन पहले या 1 महीने 2 महीने पहले कर रहा होता तो आज हम टॉप मार देते हैं। ऐसा आया था दिमाग में क्या? वास्तव में आया था? तो एक्चुअल में दिमाग तो वही था, पर उस समय तुम्हारा डोपामाइन का लेवल बढ़ा हुआ था। अगर तुम नॉर्मल अवस्था में डोपामाइन का लेवल बढ़ा लो आज की डेट में, और जब तुम एग्जाम देके आए होगे और अगले एग्जाम की तैयारी की बात की होगी, तो एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, अभी नहीं, याद नहीं हो रहा। 2-4 दिन जब लास्ट टाइम आएगा तब तुम्हारा दिमाग काम करेगा। यानी मैं कभी कह रहा हूं दिमाग तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, मैं सच कह रहा हूं, मैं तुम इसी को समझ गए तो बहुत बड़ी बात है। वो तुम्हें बहुत बड़ा बेवकूफ बना रहा है और तुम बेवकूफ बन रहे हो। अगर तुम समझ गए ना, तुमने दिमाग को बेवकूफ बनाना तुमने चालू कर दिया, तो दुनिया में ये नीट ईट कुछ नहीं है यार। ठीक है, ये अंबानी अंबानी टाटा बिरला कुछ नहीं है, तुम शायद पता नहीं कहां पहुंच जाओ। ठीक है, मैं रियलिटी बोल रहा हूं ये। पर इसके लिए बहुत पावर चाहिए अंदर, जो हजारों लाखों में शायद किसी एक के अंदर, करोड़ों में किसी एक के अंदर आती है, विल पावर। विल पावर छोड़ो, तुम तो 2 मिनट में बाहर भटक जाते हो। विल पावर तो बहुत दूर की बात है। गाबा, सेरोटोनिन, डोपामाइन, एक और याद रखो, ग्लाइसिन। It is a amino acid, simple type of amino acid, but act as messenger, neurotransmitter, inhibitory neurotransmitter। तो 4 तो आपको ये याद रखने हैं, 4 ये याद रखने हैं। मैं तुमसे कहूं जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो किस चैनल से बाइंड करते हैं? बाइंडिंग किससे होगी? और हाइपर पोलराइजेशन करेंगे, डीपोलराइजेशन? हाइपर पोलराइजेशन। अगर मैं इनकी बात करूं किस चैनल से बाइंड करेंगे? सोडियम लिगैंड गेटेड चैनल, उसमें भी लिगैंड गेटेड चैनल लिख देना। अच्छा, हाइपर पोलराइजेशन करेंगे, डीपोलराइजेशन? अब ये क्वेश्चन दो नए बन सकते हैं, ठीक है। लिगैंड गेटेड चैनल, हाइपर पोलराइजेशन। अब बताओ कोई डाउट है? एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम से क्वेश्चन आएगा तो आप पहचान पाओगे डायग्राम? इसमें कोई डाउट है किसी को? ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये क्या है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, बीच में क्या है? सिनेप्टिक क्लफ्ट। ये चैनल दिख रहे हैं, रिसेप्टर्स हैं। सिनेप्स किस किस के मिलने से बनता है? प्री, पोस्ट और सिनेप्टिक क्लफ्ट के मिलने से सिनेप्स बनता है। ये बीच में जो भरे हुए हैं वो क्या भरे हुए हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। कोई डाउट? अब मुझे बताओ, छोड़ दूं या कवरिंग और ब्रेन करा दूं? करा दो ना, जरा सा है। ब्रेन कल कराऊंगा, कवरिंग आज करा दूंगा, जिससे कि एकदम रिदम सेट रहेगी। कल ब्रेन आते ही ब्रेन कराना है मुझे। क्वेश्चंस के आंसर मैंने लगा दिए, कल वाले क्वेश्चंस के आंसर लगा दिए सारे के सारे। आज वाले क्वेश्चंस इसमें आपके कवर्ड हैं। कवरिंग ऑफ ब्रेन जरा सा है, कवरिंग में कुछ है नहीं। अगर मैं ब्रेन का डायग्राम बनाऊं, समझना बेटा, एक जरा सा करा दूं ना मैं? हो गया लोग, अब ड्रॉ हो गया, तुम पहले रोकना चाहिए था। तुमसे पूछा था मैंने, तुमसे पूछा था मैंने। बस हो गया खत्म। ये आउटर लेयर हो गई, 3 लाइन है इसके अंदर, ये आउटर लेयर हो गई। और आउटर लेयर के नीचे कौन सी होगी? ये ड्यूरा मैटर हो गया, पिया मैटर और अरेक्नोइड।
पिया मैटर सबसे नीचे आएगा, बीच में अरेक्नॉइड आ जाएगा। अरेक्नॉइड को मैं इससे दिखा दूंगा, ठीक है। अरे खत्म। एनसीईआरटी ने डायग्राम नहीं बनाया, सिर्फ नाम लिख दिए हैं। बस हो गया, खत्म। इतना ही करूंगा बस थोड़ा। ये 3 लेयर नजर आ रही है आपको, बस इतना कर लो। यहां पर कुछ भर दो उसके अंदर, CSF। अब बस 3 नाम लिखूंगा। सबसे जो आउटर लेयर दिख रही है ग्रीन कलर की, डुअल लेयर। एक व्हाइट कलर की दिख रही है आपको, अरेक्नोइड। और एक इस कलर की दिख रही है आपको। ये बीच में गैप दिख रहा है, क्या बोलेंगे इस गैप को? सब अरेक्नोइड स्पेस, जिसमें क्या भरा हुआ है? CSF। बस इतनी बातें लिखनी है। क्या टाइम लगा? ड्यूरा मैटर अरेक्नोइड पिया मैटर। आउटर डबल लेयर है, ए वेस्कुलर होती है। अरेक्नोइड ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स, ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स। मिडिल लेयर होती है। हाईली वेस्कुलर होती है, इनर। कनेक्ट विथ सेरिब्रम। हाईली वेस्कुलर। ये सब अरेक्नोइड स्पेस है, सब अरेक्नोइड स्पेस है। इसमें क्या होगा? CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। खत्म। याद करने का तरीका, ये नीचे ब्रेन है। ब्रेन से जो दूर है, ब्रेन के जो पास है, बीच वाली, हो गया याद? ब्रेन से जो दूर है ड्यूरा, ब्रेन के जो पास है पिया, और बीच में अरेक्नोइड। तभी सही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, ब्रेन के पास है पिया, ब्रेन के दूर है ड्यूरा, और बीच वाली क्या हो गई? अरेक्नोइड। क्लियर है बिल्कुल? कोई डाउट? खत्म। सब माने होता है नीचे, सब माने नीचे। अरेक्नोइड के नीचे वाले स्पेस को सब अरेक्नोइड स्पेस। सब माने नीचे, अरेक्नोइड के नीचे वाले स्पेस को क्या बोलेंगे? सब अरेक्नोइड स्पेस। नहीं आई क्या? कोई डाउट? कल मैं ब्रेन चालू करूंगा, ठीक है। ये स्कैल्प होती है, स्किन होगी इसके ऊपर, स्किन पे हेयर लगे होंगे, ठीक है। यहां तक खत्म। क्या बेटा? स्विचेस तो कवरिंग है ना पूरी पूरी, ये सब जो आपको दिख रही है ना, स्विचेस इसी में तो होते हैं, कवरिंग होती है, जुड़ी होती है। क्रेनियम को कहते हैं ना, क्रेनियम इज द ब्रेन बॉक्स। हाँ बेटा।
क्या चीज, क्वेश्चन पढ़ क्या है, द न्यूरल सिस्टम विद इन ह्यूमन बॉडी प्रोवाइड केमिकल कोऑर्डिनेशन थ्रू हार्मोन, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन, देख पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एनसीईआरटी की लाइन है नहीं है, फिर इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन, इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, न्यूरल सिस्टम की बात चल रही है विद इन ह्यूमन बॉडी, न्यूरल सिस्टम में केमिकल कोऑर्डिनेशन कहां से आ गया, कौन सा सर, क्या नाम, उनसे कहो सर ये एनसीईआरटी में नहीं है, यहाँ न्यूरल सिस्टम विद इन द ह्यूमन बॉडी, अभी एंडोक्राइन की बात नहीं कर रहे हैं हम न्यूरल सिस्टम की बात कर रहे हैं। न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड कराता है नहीं कराता, पूछना उनसे, आज पूछना, क्या न्यूरल सिस्टम इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन कराता है या नहीं कराता, न्यूरल सिस्टम केमिकल कोऑर्डिनेशन नहीं कराता, समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ, केमिकल और न्यूरल मिलकर के हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, समझना मेरी बात, केमिकल और न्यूरल मिलकर के हमारी बॉडी के कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर न्यूरल सिस्टम केमिकल, समझ रहे हो ना, ये अलग है ये अलग है, दोनों मिलकर के बॉडी के कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, समझ गए ना मेरी बात। तो बी और सी होगा इसका, उनको बताना, तो आज जरूर मिलके जाना उनसे, पूछना सर कैसे, सर ये एनसीईआरटी में दे रखा है, सर न्यूरल केमिकल कैसे हो जाएगा, जो एनसीईआरटी लाइन लिखी है वो कोऑर्डिनेशन की बात की है, बॉडी का कोऑर्डिनेशन न्यूरल और केमिकल दोनों पर डिपेंड होता है, पर यहां तो बात कर रहा है न्यूरल की, समझ गए ना, मतलब उनको बात करो कौन है, मुझे भी बताना, नाम क्या बताया, सैम, अरे उनका सैम मतलब नाम नहीं है उनका कोई, चलो कोई नहीं।